वो तो काफ़ी टाइम हो गया है ना, वो तो अभी नहीं हुआ है। टोटल कितनी मिनिस्ट्री है बिहार गवर्नमेंट में? अभी जैसे 3 और बनाया गया, टोटल कितनी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है बिहार गवर्नमेंट में? आप लोग बता पाएंगे कितनी मिनिस्ट्री है? जैसे कि आप पढ़े कि 3 और आया है, तो फिर ये भी पता होना चाहिए टोटल कितना हो गया। ये तो साथ ही साथ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जैसे मैंने देखा कि 3 ऐड हुआ है, तो टोटल अब कितना होगा, ये तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और क्या कुछ बिहार में चल रहा अभी कुछ नया? 7 नीचे 3 भी आया, चलो ठीक है वो भी ओके। और कुछ नहीं चल रहा? कुछ तो चल ही रहा होगा, आप लोग अवेयर नहीं है, कुछ तो हो ही रहा होगा। सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समृद्धि योजना चल रहा है। समृद्धि योजना क्या है? ये उनकी यात्रा जो हो रही है, अभी 16 नंबर की यात्रा है। इसके पहले वो ऑलरेडी 15 यात्रा कर चुके हैं, 15 बार वो यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा में क्या यूनिक है ना, कहाँ से स्टार्ट किया, ये सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। और तो बिहार में एक ये बोला जाए, बाकी अगर और भी कई सारे न्यूज है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है इशू, जो कि ऑलरेडी हमने पिछली बार जो हम लोग डिस्कस किए थे, है ना, तो वो अब और ज़्यादा दिख रहा है। हमने क्या पिछली बार क्या पढ़ा था? ट्रेड वॉर, है ना, ट्रेड वेपनाइजेशन हम लोग पढ़ा था, है ना, वो। और तो उस बार हम लोग कुछ कंट्रीज की बात किए थे, कुछ कंट्रीज में ये सब एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, और वो एक्सपेंड हो गया, है ना, एक्सपेंशन हुआ उसका। और अभी आप देख लो कि और नए नए कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन उसमें इंक्लूड हुआ, है ना। और जो यूएस प्रेसिडेंट का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सीन है, वो तो आप लोग देख ही रहे हो कि यस, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, पता लग गया। ये मैं टॉपिक क्यों लिया, ये भी टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पिछला वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, है ना, दोनों पर्सपेक्टिव में, प्रीलिम्स और मेंस। ये मैं टॉपिक क्यों लिया हूं, ब्रिक्स। हाँ, तो एक तो ये कारण हो गया कि जैसे नाटो या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, तो जब बना था ये ब्रिक्स, अभी एक बार थोड़ा डिस्कस करेंगे आखिर कब बना था, क्यों बना था, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसको एंटी वेस्टर्न बोला जाता है, एंटी वेस्टर्न बोला जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है ये कभी नहीं बोलता है। नॉन वेस्टर्न जरूर बोलता है, नॉन वेस्टर्न। तो मतलब कहने के सेंस कि अभी जो वेस्टर्न कंट्री का जो हेजेमनी था उसको कम करने के लिए, उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। तो अभी इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि जो चल रहा है अभी जियोपॉलिटिकल जो ऑर्डर जो अभी चेंज हो रहा है ना, या फिर जो अभी जो रूल बेस्ड जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, उस केस में ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि वेस्टर्न कंट्रीज या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में यूएसए जैसे टैरिफ पे टैरिफ ट्रेड कर वॉर कर रहा है, उस केस में एक अपना ऑर्गेनाइजेशन जो कि एशिया लेवल पे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में होना चाहिए, जो कि उस तरह के इम्पैक्ट से कम प्रभावित हो, है ना। तो एक तो ये कारण हो गया इंपॉर्टेंट होने का ये टॉपिक। दूसरा और कारण क्या है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था कि ब्रिक्स, अभी मैं और इसको आगे डिस्कस करूंगा तो और समझ आ जाएगा आप लोगों को। दूसरा कारण क्या है, मेन कारण क्या है, इसके अलावा एक और कारण है जिससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों पर्सपेक्टिव में, प्रीलिम्स और मेंस। इनफैक्ट प्रीलिम्स में तो ज्यादा ही हो जाता है। हाँ, तो आप डाउट, अंदर से डाउट, वो 17th हुआ है ना। अभी कहाँ पे होने वाला है, 18th जो होने वाला है, हाँ इंडिया में होने वाला है ये इस बार की ब्रिक्स की समिट, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस बार की समिट जो होने वाली है वो इंडिया में। तो ठीक है, अब इसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि ब्रिक्स कब आया था, क्यों आया था, क्या है ये, ठीक है। देन जो लास्ट जो समिट हुआ था आपका ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या आउटकम आया था। उसके अलावा इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके अंदर चैलेंजेज है, वो सब हम पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट, ब्रिक्स में जो अभी समिट जो इंडिया में होने वाला है, कब होगा, करीब वही जुलाई अगस्त में करीब होगा। तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है अभी भी, और आपका प्रीलिम्स के लिए है। तो हाल ही में अभी जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, कौन है, जयशंकर, तो उन्होंने कुछ रिलीज किया था। क्या क्या रिलीज किया था, इसका थीम, ठीक है, इसका लोगो, इसका वेबसाइट किया था। ये कुछ अवेयर हैं आप लोग? अब ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका थीम, है ना, इसका लोगो के बारे में भी पूरा उन्होंने एक एक चीज को बताया था, जो इसमें पेटल्स है, कितने पेटल्स हैं और हर पेटल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर तो ये सब अभी रिलीज 13 जनवरी के आसपास इन्होंने रिलीज किया था थीम वगैरह। तो आप लोग अवेयर हैं इसका क्या है, थीम क्या है इसका? मैं 1 मिनट बस आ जाता हूँ बाहर से।
बताइए आप लोग इसका क्या थीम क्या था, इंडिया जो इनफैक्ट थीम इसका है वो पिछली बार जो 17 जो समिट हुआ था उसमें पीएम मोदी ने वो चीज़ एक बार डिस्कस कर चुका है, उन्होंने बता चुका है, और वही इस बार का थीम है। क्या है इसका, कैसे आएगा वो नोट्स वगैरह, यहाँ से होगा, यहाँ से देन कहाँ से, कौन सा, यहीं पे ना पेन वाला, ये कहाँ पे नहीं हो रहा है ये, और यहाँ पे फिर नोट कहाँ पे है ये, नहीं आ रहा है। एक मिनट था, तो उसमें काफ़ी यूनिक है जो उन्होंने इस बार जो थीम रखा गया है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आप लोग उसको एक्रोनिम्स निकालोगे, लिखो आप लोग इस बार का जो थीम, जो आप लिखो कि 18th जो होने वाला ब्रिक्स समिट, इसका नोट्स निकाल दिया था, नोट जिस पे नोट डाउन करना, 18th ब्रिक्स समिट जो कि अप्रॉक्स जुलाई अगस्त में इंडिया में होने वाला है, और उसका थीम आप लोग लिखो। ठीक है क्या, और फिर उसको लाना होगा तो फिर उससे चले जाइए यहाँ से जाकर, उस पे, हाँ ये हो गया, ठीक है, ओके थैंक यू। इसको क्या तो करें, उसको कोना में कहीं कर दीजिए उससे। ओके यहीं से हो जाएगा सीधे। तो हाँ 18th अभी कौन सा, और आपका इंडिया में कौन सा होने वाला ना, 18th होने वाला है, 18th जो समिट होगा, ठीक है। इसका थीम क्या है, इसका थीम यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखो, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, लिखा, एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ये देखो किसका एक्रोनिम है, ये मोदी जी काफी मतलब एक्सपर्टीज है इसमें, एब्रिविएशन और एक्रोनिम्स बनाने में, हर चीज का बना देते हैं वो। देखो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, बी से बिल्डिंग, आर से रेजिलियंस, आई से आपका इनोवेशन है ना, सी से आपका कोऑपरेशन, एस से सस्टेनेबिलिटी। बन गया ये आसान, आपको याद करना भी आसान हो गया ये। इस जस्ट इसी तरीके से एससीओ का उन्होंने बनाया था, जब एससीओ पिछली बार हुआ था समिट है ना, तो वहां भी उन्होंने बनाया था, एस से बनाया था वही करीब करीब सस्टेनेबिलिटी है ना, एस, सी से कोऑपरेशन और ए से अपॉर्चुनिटी, उन्होंने ये बनाया था। तो काफी एक्सपर्टीज उनको है, आप लोग भी ये एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हो है ना, तो इससे फायदा होगा आप लोग का ये मेंस आंसर राइटिंग में भी और एसए में भी। एसए में कोटेशन बनाने वाला एक्सपर्टीज है ना, तो ये चीज है। कुछ भी आप लोग, और एक और आसान होगा, एक और आसान होगा इस तरह का, अगर आप डेवलप करते हो ये सब टैलेंट, तो कई बार जैसे कुछ चीज याद करना होता है ना, तो याद एक्रोनिम बनाकर उसको इजीली याद कर लोगे है ना। लंबा लंबा रहेगा तो उसको आज इस तरीके से, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं जीएसटी वगैरह में ना, वे फॉरवर्ड कुछ कॉमन लिखते हैं हम लोग, या फिर सिग्निफिकेंस कुछ कॉमन लिखते हैं, चैलेंजेस कुछ कॉमन लिखते हैं है ना, तो पूरा याद करना पॉसिबल नहीं रहता, तो उसको इस तरह एक्रोनिम बना लेते हैं है ना, और हर का मतलब क्या है वो याद कर लेते हैं, और एग्जाम में बस ये चीज क्लिक कर जाए उसका तो वो सारा हम लोग 6-7 पॉइंट इजीली लिख लेते हैं है ना। तो ये चीज आप लोगों को डेवलप करना होगा। तो ये थीम आपका हो गया, आसान भी हो जाएगा ना, ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यही इसका थीम है, ठीक है। तो ये थीम उन्होंने, उसके बाद लोगो भी उन्होंने ये रिलीज किया था, लोगो में देखा था आप लोग, फोटो देखे हो
हाँ लोटस का है, और बीच में क्या है, इस ये वाला सिंबल है ना, तो लोगों में उसका जो पेटल्स है, पेटल्स का क्या सिग्निफिकेंस है उसका, वाइब्रेंट कलर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज का, हाँ वो चीज। देन उसका जो बीच वाला नमस्ते है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है वो, एक वार्मथ, एक है आप, एक ह्यूमैनिटी, एक रिस्पेक्ट, वो उसको सिग्निफाई करता है ना। और ओवरऑल जो लोगो है, लोगो क्या है ओवरऑल, क्या है एक ट्रेडिशन मॉडर्निटी को ये ब्लेंड करता है ना। उसके अलावा और ओवरऑल क्या करता है ये, सिग्निफाई क्या करता है ये आपका जो लोगो है ओवरऑल, जो ब्रिक्स का जो इंडिया का जो लोगो है वो ओवरऑल क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिंबलाइज करता है वो, इंक्लूसिविटी, डायलॉग एंड शेयर्ड ग्रोथ। आप लोग लिखो, जो ब्रिक्स का जो लोगो है वो क्या सिंबलाइज करता है, ब्रिक्स लोगो सिंबलाइजेज, ऐसे आप लिख लो ब्रिक्स इंडिया 2026 जो होगा उसका जो लोगो है वो सिंबलाइजेज इंक्लूसिविटी, डायलॉग एंड शेयर्ड ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया। तो आपने कंप्लीट जो इंडिया का जो ब्रिक्स जो समिट होने वाला है उसमें जो थीम आया था वो थीम क्या रिलीज किया गया वो भी आपको पता लग गया, जो उसका सिंबल क्या है और उसका लोगो क्या है, लोगो भी आपने देख लिया। क्या आप लिखो ना, सिंबलाइजेज इंक्लूसिविटी, एक बार हिंदी उसको ट्रांसलेट कर लेना, इन डायलॉग एंड शेयर्ड ग्रोथ, ये चीज। ठीक है, ये सिंबलाइजेज हो गया। उसके बाद आपने जो डिफरेंट जो पेटल्स है वो भी पेटल्स का भी मतलब हो गया कि वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट वाइब्रेंट कलर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, है ना, जिसमें आप एक यूनिटी है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ की एक बात की जाती है। देन उसके बाद आपका जो बीच का जो सिंबल है, जो हैंड गेस्चर है, उसका क्या मतलब हो गया, आपका एक वार्मथ, एक रिस्पेक्ट है, एक ह्यूमैनिटी, ये चीज हो गया। तो ये मैं क्या किया, इस बार जो ब्रिक्स होने वाला है उसका सिंबल वगैरह जो है या लोगो है उसके बारे में बात कर लिया। अब मैं सीधे आ जाता हूँ, जो ब्रिक्स मेरा लास्ट ईयर हुआ था, कहां पे हुआ था, ब्राजील। ठीक है, उसके पहले कहां पे हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट ईयर जो 71st प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था G20 पे, वो कौन सा G20 पूछा हुआ था लास्ट ईयर, कौन सा साल था, 2025 में एग्जाम हुआ G20 पे, और वो पूछा था 18th G20 के बारे में। 18th G20 कब हुआ था, कहां हुआ था, इंडिया में, न्यू दिल्ली में। कब हुआ था, 23 में। तो मतलब समझ लो 2025 में 2023 का जो समिट हुआ था वहां से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसी तरीके से आप लोग चलते चलते एक बार जो अभी समिट हो रहा है 1-2 साल पीछे का भी थोड़ा सा एक बार देख लोगे, जो भी समिट वगैरह हो रहा है ना। बहुत टाइम नहीं देना, इसे बस चलते चलते एक बार देखते रहना उसको, ये चीज। तो उसका पहले कहाँ हुआ, कजान हुआ था, कजान में हुआ था। ठीक है, लो अभी तो अभी स्प्लिट कैसे होगा ये हाँ ड्रैग करके ले जाओ, कहाँ, हाँ जो जाता रहा है, ओके। चलिए अब यहाँ पे मैं सीधे आ जाता हूँ कि जो लास्ट ईयर जो ब्रिक्स और उसके बाद पूरा इसका है ना डिस्कस करता हूँ। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या था, इस जो टॉपिक मैं लिया हूँ कॉन्टेक्स्ट यही था कि 17 ब्रिक्स जो समिट हुआ था वो 2025। क्यों लिया टॉपिक ये भी समझ आ गया ना, क्यों इंपॉर्टेंट है ये समिट आप लोगों दोनों के लिए, प्रीलिम्स और मेंस, है ना। तो ये हुआ था आपका ब्राजील में हुआ था, और इसका यही थीम क्या था ये देख लीजिए, मे भी ये भी पूछ दें 17 जो ब्रिक्स हुआ था उसका थीम क्या था। उसका थीम यही था कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये पिछला जो समिट हुआ था उसका थीम है। ठीक है, जो पिछला जो समिट हुआ था, और इस बार समिट होगा इंडिया में वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, एक यूनिक क्या हुआ था उस वाले जो समिट हुआ था, जो पिछला समिट हुआ था, उसमें आपका चाइना और रसिया दोनों प्रेसिडेंट एब्सेंट थे। ठीक है, चाइना के जो प्रेसिडेंट वो अपना कंसर्न उन्होंने बोल दिया था बिजी शेड्यूल की वजह से। रशियन प्रेसिडेंट क्यों एब्सेंट थे पिछले वाले समिट में, वॉर चल रहा था, तो क्या हुआ था, जो इंटरनेशनल कोर्ट है अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था, है ना, कि जहां भी इनको मिले इसको पकड़ लो। इस वजह से ये कारण था कि रशियन जो प्रेसिडेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। कहां पे हुआ था ये, आपका ब्राजील में। ठीक है,
उसका देख लेते हैं कुछ कोट, जो कि मैं अब हर बार कोशिश करूंगा कुछ कोट रखने के लिए आपके ये आंसर में, तो उसको आप कनेक्ट कर पाओगे अपने मेंस आंसर में, उसको लिख पाओगे। ठीक है, तो क्या आपका ये तो सेम वही हो गया। ये स्टेटमेंट एक्चुअली उन्होंने पिछली बार ही जब 17 समिट हुआ था ब्राजील में, वहां पे इन्होंने बोला था, और इस बार का थीम इन्होंने इसी को अडॉप्ट किया है। तो ब्रिक्स स्टैंड फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस इनोवेशन, ये हो गया। देन एक और है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स इज द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड वॉर, फरीद जकारिया का है ना। एक्चुअली इसमें यही बात बताता है कि ब्रिक्स फॉर्म क्यों हुआ था ना, ब्रिक्स फॉर्मेशन के पीछे क्या कारण था, वो मैं आगे देख लूंगा। तो ये कोड आप लोग देख लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानते हैं। कुछ नॉलेज है बेसिक इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में, कब स्टार्ट हुआ है ना, क्यों स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सा कंट्री है इसमें, है कुछ नॉलेज? कंट्री तो मैं ऊपर ही शो कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो कंट्री कितना टोटल, 11 नहीं है ना। इसको तो नेक्स्ट पे जाने के लिए कुछ नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जो ब्रिक्स है टोटल, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, अच्छा ओके ये तो एक्रोनिम जानते हैं कौन कौन था। पहले क्या था आपका, पहले ब्रिक था। ठीक है, ब्रिक कब था आपका, 2009 में। कौन कौन से थे होगा ये आपको पता हो गया, ब्राजील, ये रशिया, ये आपका इंडिया, और ये आपका चाइना। ये कब आपके थे, ये 2009 में। ठीक है, देन उसका 2010 में कौन ऐड हुआ, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, तब ये हो गया आपका ब्रिक्स, तब आपका हो गया ब्रिक्स 2009 में, 2010 में ऐड होने के बाद। इसमें आपके कितने कंट्री हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 तब थे। अभी रिसेंटली फिर कौन कौन से ऐड हुआ बताइए, कौन कौन से ऐड हुआ है ब्रिक्स के बाद? हाँ, इसके बाद कौन कौन सा ऐड हुआ, ईरान, ठीक है, देन इजिप्ट, ओके, इथोपिया, तो इजिप्ट हो गया ना, इथोपिया, यूएई, तो ये टोटल कितना हो गया, 5 है ना। देन आप क्या हो गया, ये 5 और 9 हो गई है। ठीक है, और ये ईरान हो गया, ईरान के बाद इजिप्ट, इथोपिया, और आपका ये 9 हो गया टोटल। ठीक है, उसके बाद एक और जुड़ा था, कौन, इंडोनेशिया। वो कब जुड़ा है, $25 में है ना। इंडोनेशिया आपका लास्ट जुड़ा हुआ है, वो आपका 2025 में जुड़ा था ये। ठीक है, 2025 में। अब यहाँ पे आप लोग देख लो है ना, यहाँ पे ये एक कंट्री आपका सऊदी अरब, जो कि अभी फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, जाहिर किया था लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो टोटल भी 5 ये पुराने हो गए, और इसको छोड़कर बाकी यहाँ पे कितना हो गए, 4, 9, और लास्ट आपका इंडोनेशिया जुड़ा हुआ 2025 में। तो टोटल हो गए कितने, 10। तो अभी बोला जाए कि कितने कंट्रीज हैं, तो 10 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। हाँ, नहीं, सऊदी अरबिया को आप इंक्लूड नहीं करोगे। क्वेश्चन पूछ भी रहा है टोटल मेंबर, तो आप 10 ही करोगे। सऊदी अरबिया अभी कुछ समिट में ऑर्गेनाइज, आपका जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें सऊदी पार्टिसिपेट किया था, नहीं किया था, है ना। वो अभी फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया वो, है ना। और एक और कंट्री को बोला गया था, उन्होंने बोला था ज्वाइन करेंगे, लेकिन लास्ट के टाइम में फिर उन्होंने मना कर दिया। कौन सी कंट्री थी, एक कंट्री और थी जो कि जुड़ना चाहती थी, उनको इन्विटेशन दिया गया था, और लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया। अर्जेंटीना, याद है ना, बाद में मना कर दिया। क्यों, कारण क्या था, उन्होंने, उनका कंसर्न यह था कि जो कम्युनिस्ट कंट्री के साथ मैं नहीं जुड़ूंगा, जैसे आपका रशिया होगा, चाइना होगा, तो उनके ब्लॉक में मैं नहीं रहूंगा। तो उसका वजह से अर्जेंटीना ने नहीं ज्वाइन किया था। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से हमने देख लिया बेसिक। देखिए अब बेसिक अब देख लेते हैं इसको। एक इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल क्या होता है, मतलब, है ना, इंटर गवर्नमेंटल आप समझते हो। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है इसका, है ना। एनुअली प्रेसिडेंसी सिर्फ चेंज होती है,
ठीक है, कोई इसका स्टाफ वगैरह कोई परमानेंट ऐसे कोई नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, तो ये इनफॉर्मल हो गया। ठीक है, देन आपका स्टार्टिंग जो हुआ था 2001 में, ये आइडिया कौन दिया था, ये आपको लिखना हो गया। जो 2001 में जो आइडिया दिया था इसके बारे में, ब्रिक के बारे में, कि ब्रिक होना चाहिए, है ना, और नॉन वेस्टर्न ब्लॉक होना चाहिए। हाँ नहीं, ब्राजील का भी था, ब्राजील का भी था। उसमें उसने ये बोला था कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, है ना, उसको ब्रेक, उसका जो हेजमनी ब्रेक करने के लिए ये कंट्री ही कर सकती हैं, मतलब उनके हेजमनी को वो ब्रेक करने का मतलब कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना उस वक्त काफी ज्यादा डेवलप हो रहे थे, डेवलप करने के सेंस के ग्रो हो रहे थे, तो उसका ये कहना था कि एक टाइम आएगा जब वेस्टर्न कंट्रीज का जो हेजमनी है उसको खत्म करेगा और ये कंट्रीज खत्म करेंगे। कौन? ब्रिक ही बोला था वो, कि एक टाइम आएगा, और वो 2039 तक ये बात बोला था कि 2039 तक ये अगर कंट्री, है ना, उसी तरीके से ग्रो करते रहे तो कंप्लीट जो हेजमनी है वेस्टर्न कंट्रीज का वो खत्म हो जाएगा, है ना। और वो इन्हीं कंट्री का नाम लिया था ब्रिक वाला, कि ब्राजील, रशिया जो है कि काफी ग्रो कर रहा है, तो वो, और नॉन वेस्टर्न ब्लॉक की बात की थी वो, है ना। और ये क्या था आपका, गोल्डमैन सैक एक कंपनी होती है जिसका ये इकोनॉमिस्ट था ये, तो वहां से, ठीक है। देन हाँ, उसके बाद इन्होंने ये आइडिया दिया था, फिर 2009 में स्टार्ट हुआ ये ब्रिक, ठीक है, ब्रिक स्टार्ट हुआ, और उस वक्त आपको पता था कि इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। देन अगेन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन कर लिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन किया 2010 में। यहां तक क्लियर है? अभी टोटल 10 मेंबर, ये भी आपने देख लिया, 5 ब्रिक्स, ठीक है, जो कि, और 2024 में कौन कौन सा ऐड हुआ था, ये जो मैं अभी बता दूं, ईरान, यूएई, इजिप्ट और आपका इथियोपिया, ये कब ज्वाइन किए थे? 2024 में। एंड लास्ट आपका जो इंडोनेशिया जुड़ा वो कब जुड़ा है? 2025 में। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, कि अभी जो ब्रिक या ब्रिक्स जो कंट्रीज है, ब्रिक्स प्लस, अब ब्रिक्स प्लस बोलेंगे, ठीक है, पहले ब्रिक्स थे लेकिन अब और कंट्री यहाँ पे जुड़ गए हैं टोटल, तो ब्रिक्स प्लस। अच्छा, 10 कंट्री होगा, पार्टनर कितने कंट्री हैं इसमें? एक तो मेंबर होगा, दो चीज होता है ना, एक होता टोटल जो मेंबर होते हैं, एक होता पार्टनर कंट्रीज, एक ऑब्जर्वेशन वाले भी होते हैं। पार्टनर कंट्री कितने हैं इसमें ब्रिक्स में? आप लोग देख लोगे, लिख लो यहाँ पे 10 कंट्रीज हैं, वो भी आप नाम लिख लोगे, है ना। ब्रिक्स टोटल मेंबर आप लिख लो, है ना, टोटल 10 मेंबर्स हैं, और नीचे आप लोग लिखो पार्टनर कंट्री, वो भी आप लिखोगे 10, है ना। ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज, और टोटल लिख लोगे 10, उसका नेम आप लोग लिख लोगे, मैं भी वहां से भी कुछ अगर पूछ ले, ठीक है। अब आगे आप लोग भरो, ये हो गया। जो स्ट्रेचर है इसका, स्ट्रेचर मतलब ब्रिक्स का टोटल स्ट्रेचर समझते हो ना, उसका कद क्या है? कद ये है कि अभी वर्ल्ड का जो आधी पॉपुलेशन है वो ये ब्रिक्स कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, है ना। 50% जो पॉपुलेशन है वो करीब आपकी ब्रिक्स कंट्री, समझ रहा हो, 50% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इसका ब्रिक्स, है ना जी। आप देख लो ना, उसमें 2 कंट्री जो मेजर पॉपुलेशन वाले हैं, चाइना और इंडिया, तो ऐसे ही आपका पॉपुलेशन इसका होगा, हाँ 3 बिलियन अप्रॉक्स हो ही जाएगा इसका, 1.4 करीब इंडिया का, और उसका भी करीब है ही, तो अप्रॉक्स हो ही जाएगा। देन 40% ग्लोबल जीडीपी, ना, जीडीपी समझते हो, तो जीडीपी का जो वर्ल्ड का जो जीडीपी है, ग्लोबल जो जीडीपी है, उसका 40% कंट्रीब्यूट करता है आपका ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है। देन 1/4, है ना, तो जनसंख्या हो गया आपका करीब आधी, दुनिया की आधी जनसंख्या, वैश्विक जीडीपी का 40%, है ना, और दुनिया का कुल व्यापार जो होता है, पूरा वर्ल्ड में जो टोटल व्यापार होता है, उसका 1/4 जो ट्रेड होता है वो इस ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में होता है, ठीक है। देन आपका ये चीज हो गया। उसका देखो जो पिलर्स हैं इसका, जो ब्रिक्स के, मैं ना मेन 3 पिलर पे काम करता है कोऑपरेशन। किस कौन सी कोऑपरेशन? आपका पॉलिटिकल, है ना, और आपका इकोनॉमी और कल्चरल, ये 3 मेन पिलर है जिस पे ये ब्रिक्स काम करती है ना। इकोनॉमिक आपका लिंकेज की बात करती है, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी की बात करती है, और कल्चरल और पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करती है। ये मेन 3 इसका पिलर है, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक देख लिया ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स प्लस, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही मैं यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ये वाली चीज है,
जी मोनिल वाला, ये 2001 में इन्होंने आइडिया दिया था, ठीक है। तो आइडिया दिया था, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ब्रिक कंट्री की बात की थी, आपका मेनली नॉन डेवलपिंग कंट्रीज और आपका जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज का, कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज जो कि ग्रो कर रही है ना, और इन फ्यूचर वो वेस्टर्न कंट्री की हेजेमनी को कम कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने, तो इसी वजह से उन्होंने ये बोला था वेस्टर्न कंट्रीज को कि आप भी अपना जो ब्लॉक है ना, उसको और आप लोग स्ट्रॉन्ग करो। इन्होंने ये बोला था कि एक टाइम आएगा कि जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें एक वैसा ग्रो करेंगे कि आपकी हेजमनी को कम होगा। तो उन्होंने एक तरह से उनको बोला था कि आप भी अपना जो ब्लॉक वगैरह उसको स्ट्रॉन्ग करो, है ना। तो कौन सा ब्लॉक था वेस्टर्न कंट्रीज में? G7 था। तो उन्होंने क्या एक्शन लिया था? उन्होंने ये फिर किया कि G7 को एक्सपेंड करने की कोशिश की, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने एक्सपेंशन में, क्या किया था G7 में? रशिया को ऐड किया था 2008 में ही, सेम उसी साल 2008 के आसपास जब ये ब्रिक स्टार्ट हुआ था, दोनों उससे पहले। तो उन्होंने क्या, ब्रिक्स में आपका टोटल ये होगा। तो G7 में आपके टोटल 7 कंट्रीज है। कौन से हैं कंट्रीज आपको पता है? G7 कंट्रीज आप लोग सुने हो? तो कौन कौन से कंट्रीज, टोटल कितने कंट्री उसमें? 7 है। कौन कौन से हैं? हाँ, आप भी वैसे ट्रिक से याद किए हो क्या? देख लो, अगर किसी को नहीं याद है तो आप लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से है वो ना ये ट्रिक, लेकिन अच्छा है, ठीक है, याद करने के लिए। अब याद करना है, कुछ भी याद करो, क्या ही दिक्कत। सॉरी, देख रहे हो मैं क्या GF है, देखो मैं क्या बना दिया। अब इसमें क्या होगा आप बताओ। टोटल 7 होगा ना, 2 4 5 और 2 7, ये 7 कंट्रीज हैं। अब बताओ इसमें क्या क्या होगा। G7 कंट्रीज याद करने का बहुत आसान तरीका होता है, क्वेश्चन पूछ भी लेता है इसे। G से क्या होगा? जापान। U से क्या होगा? आप रुक जाओ, बाकी आप लोग बताओ। U से आपका USA होगा। I से इंडिया, कहां G7 में इंडिया? इटली हो गया, इटली। C से कनाडा। E से इजिप्ट। कहां से आ गया? इंग्लैंड। ये G7 कंट्रीज कौन से कंट्रीज हैं? ये डेवलप कंट्रीज का है ना ब्लॉक, मेनली वेस्टर्न कंट्रीज का ब्लॉक है ये, डेवलप कंट्रीज का। तो G से आपका, J से हो गया, J से जापान, U से आपका USA, I से हो गया आपका इटली, C से हो गया कनाडा, E से हो गया आपका इंग्लैंड, देन G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस। ये टोटल आपके G7 के कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आपको G7 के कंट्रीज भी आपको याद हो गए, और आपका जो ब्रिक्स प्लस के जो कंट्रीज है वो भी आपको याद हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या था, G7 में उन्होंने एक्सपेंड किया था रशिया को, तो टोटल हो गया था G8, ठीक है, G8 हो गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2014 में वो फिर से G7 हो गया। क्यों? क्योंकि रशिया को बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 2014 में जब क्रीमिया पे अटैक किया, क्रीमिया को जो एनेक्स किया वो, तो उसके बाद से उसको रशिया को निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया। देन अगेन G8 बिकम G7, और अभी तक वो G7 कंट्रीज है फिर, ठीक है। तो वो कारण था उस टाइम जो जी मोनिल के जो G8 जो बना था। ओके, मैंने उसको काउंटर करने के लिए, हाँ आया तो उसी को था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो हेजमनी है उसको काउंटर करने के लिए, है ना। इसको नॉन वेस्टर्न ब्लॉक बोला गया है। नॉन वेस्टर्न ब्लॉक मतलब वेस्टर्न का जो हेजमनी था उसको कम करने के लिए बनाया गया था। तो आपका रसिया, इंडिया, चाइना, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो उसका ब्राजील को भी जोड़ा, और फिर बाद में फिर साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा इन्होंने, ठीक है। और तो मेनली स्टार्टिंग का ऑब्जेक्टिव तो वही था कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो आपका जो हेजमनी है उसको कम करने के लिए, है ना। तो और अभी के टाइम उसका फिर देखना, ये इन्होंने बोला था, उसके बाद में इनका फिर स्टेटमेंट कैसे चेंज होगा, चैलेंजेस में इसको देखेंगे हम लोग एक बार। इनको जो उम्मीद थी ब्रिक्स कंट्रीज से भी, या फिर जो मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो जिसकी बात कर रहे थे कि वो हेजमनी को कम कर सकता है, उन्होंने फिर बोला कि नहीं, अभी जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से लग नहीं रहा कि ये लोग कम कर पाएगा, है ना। आगे स्टेटमेंट में हम देखेंगे इनका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब आ जाइए इंपोर्टेंस पे आ जाइए। इसका किसका इंपोर्टेंस? ब्रिक्स का। क्या इंपोर्टेंस है इसका? एक तो ये इंपोर्टेंस है, ये ग्रुपिंग है आपका इमर्जिंग और आपका डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है। जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो G7 वगैरह कंट्रीज थे तो वो मेनली डेवलप कंट्रीज के ग्रुपिंग है वो, ठीक है। वहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज था उसका कोई शेयर नहीं था, वहां पे उसका कोई पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो इसी वजह से एक डेवलपिंग कंट्रीज और आपका जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसका एक ब्लॉक बनाया गया था,
ठीक है, कि उनके बीच में कॉपरेशन इंश्योर किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए, है ना। और कई सारा जो डिपेंडेंसी है आपका ये वेस्टर्न कंट्रीज पे वो कम किया जाए, ठीक है, कई लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, आगे हम लोग देखेंगे एक करके, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो गया इसका कि ग्रुपिंग बनाने की बात की गई थी, इमर्जिंग मार्केट्स और आपका डेवलपिंग कंट्रीज। देन अगेन ये बात हम लोग बोल चुके हैं, जियोपॉलिटिकल काउंटर टू G7, है ना, G7 का जो था उसको काउंटर करना था, ठीक है। देन थर्ड आपका क्या है, एडवोकेट ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रिक्स में जब भी समिट वगैरह होता है या फिर और भी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो समिट वगैरह होते हैं, वहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज का मेन कंसर्न क्या होता है, वो क्या हमेशा डिमांड करते रहते हैं, आप लोग बताइए। कभी आप समिट कुछ देखे हो, कुछ चीजें होती है जो बहुत कॉमन होती है, लगभग हर समिट पे, हर प्लेटफॉर्म पे ये लोग, हर कॉन्फ्रेंस में ये लोग बात करते रहते हैं कि जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आपका यूएन का कौन सा UNSC, ठीक है, या फिर आपका वर्ल्ड बैंक, या फिर आपका IMF, है ना, ये सब में रिफॉर्म की बात करते हैं। कैसे रिफॉर्म, जैसे UNSC में आपको पता है, UNSC आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें आपका जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको वीटो पावर है। तो वो उस टाइम बना था, कब बना था UNSC या फिर UN कब बना था, 45 में उस टाइम बना था। उस टाइम के सिनारियो के अकॉर्डिंग आप उसको वीटो पावर दिया था। लेकिन अभी के टाइम में बहुत सारे कंट्री है जो कि इमर्ज हो रहे हैं हर तरीके से, इकोनॉमिकली काफी वेल्दी हैं, ठीक है, तो उनको भी आप रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, है ना। आप ऐसे देखो कि अफ्रीकन कंट्रीज एक भी नहीं है उसमें UNSC, पूरा अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट। देन आप देखो उसका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, उसमें भी कोई नहीं है। एशिया में भी कौन है, चाइना, है ना। तो कहने का मतलब कि रिप्रेजेंटेशन अब बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा कंट्री हमेशा ये बोलती रहती है कि अब इसमें जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, UNSC, उसमें और खास तौर पे किन 2 कंट्री को, ब्राजील और आपका इंडिया, है ना, इनकी बात की जाती है कि इनको एटलीस्ट UNSC में इनकी मेंबरशिप दी जानी चाहिए, और बाकी अदर जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इसमें रिफॉर्म लाना चाहिए, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ, आर्थिक नीति में आपस में समन्वय करना, और रिड्यूस रिलायंस ऑन डॉलर, US डॉलर, यह भी है। ब्रिक्स अभी आप लोग देखेंगे, ब्रिक्स पे, है ना, ब्रिक्स करेंसी की बात की गई थी, है ना, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या हमको डिपेंडेंसी जो है डॉलर पे, जो भी ट्रेड करते हैं, किस पे ट्रेड करते हैं, किस में, कौन से करेंसी में ट्रेड करते हैं, आप लोग बोलो, डॉलर में, है ना, डॉलर में करते हैं। डॉलर हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहता है ना, उसका अमाउंट उसका जैसे अभी 90+ चल रहा है इंडियन रुपी के कंपेयर में। तो हमको डिपेंडेंसी को कम करना है। मैं क्या करूंगा, इंश्योर करूंगा कि अपनी करेंसी में ट्रेड किया जाए, ठीक है, ये हो गया। तो वो भी आपको करना था। और सबसे ज्यादा USA को कंसर्न इसी वजह से है, ब्रिक्स को बहुत मतलब कहने के सेंस कि उसको डर भी है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज डॉलराइजेशन की बात कर रही है ना, जो डिपेंडेंसी है इस पे ये कम करिए मत। देन उसका बाद आपका क्या था, क्रिएट अल्टरनेटिव फाइनेंस सिस्टम। अब यहाँ पे 2 चीज है, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जो कि आगे देखने को मिलेगा भी, इसका इंपॉर्टेंस में, क्रिएट एन अल्टरनेटिव फाइनेंस सिस्टम। 2 चीज था, वर्ल्ड बैंक और IMF, आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF। ब्रिक्स ने उसका अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है आप लोग बताइए, और IMF का क्या रोल होता है? वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है और IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है, मतलब ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन। और कोई वर्ल्ड बैंक और IMF आप लोग हमेशा सुनते होंगे, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, है ना, या फिर वर्ल्ड बैंक किसी प्रोजेक्ट पे देता है, या फिर IMF इंडिया कब पैसे लिया था IMF से? 1991 में, जब LPG रिफॉर्म हुआ था। तो क्या एक डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो वर्ल्ड बैंक जो आपको लोन वगैरह देती है, वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए देती है ना, कुछ वैसा प्रोजेक्ट रहता है उसके लिए वर्ल्ड बैंक आपको पैसे देती है, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन IMF रिकवर, क्राइसिस हो रहा है, जैसे आपका 1991 में क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, है ना, तो उस केस में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा आपका, उस केस में आपको हेल्प करती है IMF, लोन देती है, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है वर्ल्ड बैंक। तो वहां पे वर्ल्ड बैंक के अल्टरनेट में क्या बनाया गया था, ब्रिक्स में NDB बनाया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो अब इसका क्या काम होता है, जस्ट लाइक आपका वर्ल्ड बैंक जैसे पैसे देती थी किसके लिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो एनडीबी भी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, है ना, या फिर बाकी और भी इसमें कंट्रीज जुड़े हुए हैं, तो उन कंट्रीज को क्या देती है, एज ए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए देती है लोन। देन आपका जो आईएमएफ था उसके अल्टरनेट में क्या बनाया गया ब्रिक्स में, सीआरए, है ना, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, सीआरए बनाया गया, ठीक है, उसका अल्टरनेट में। अब इसका क्या काम है, सेम जो आईएमएफ का काम है उसका इसका ये काम है, ठीक है। तो ये बनाएगा। अब इनिशिएटिव देख लेते हैं, जैसे ब्रिक्स कब बना था, 2009 में ब्रिक, देन 2010 में ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक्स 2010 से बना, उसके बाद से क्या क्या इनिशिएटिव लिया है ब्रिक्स ने, वो हम देखेंगे एक बार, है ना, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसका क्या अचीवमेंट है, ठीक है। जब से ब्रिक्स बना है तो अभी तक उसका क्या क्या अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट उसका देखेंगे ब्रिक्स का, ठीक है। तो पहला अचीवमेंट क्या है इसका कि 2015 में ये क्या बना है, एनडीबी बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2015 में, ठीक है, 2015 में। हाँ, अब ये बताओ कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हाँ नहीं है, गुड, उसका हेडक्वार्टर नहीं है। शुरू में भी बोला, क्या बोला, इनफॉर्मल में ग्रुप है ना, जिसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, मैंने ये बोला था, ठीक है। लेकिन जो एनडीबी बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स के अंदर, उसका हेडक्वार्टर बनाया गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई। वो आप लोग याद रखेंगे ये क्वेश्चन, है ना, कि न्यू एनडीबी का जो हेडक्वार्टर वो संघाई में है, ठीक है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यही सिग्निफिकेंस देखेंगे ना कि जब से बना है एनडीबी, आखिर पैसे कितने दिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने पैसे दिए करीब टोटल 120 इंफ्रा प्रोजेक्ट पे ये लोन वगैरह दिया है, और अमाउंट करें तो 39 बिलियन डॉलर अप्रॉक्स टोटल, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं या फिर एनडीबी से जो भी जुड़े हुए हैं, तो कलेक्टिवली इन्होंने पैसे टोटल दिए हैं 39 बिलियन डॉलर, ठीक है। और उसमें इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को अभी कलेक्टिवली मिला 7.5 बिलियन डॉलर इंडिया को मिला है, तो ये इसका मेन एक अचीवमेंट। ओके, ग्रीन कॉरिडोर और भी एक है जिसमें वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही है। बिहार का कौन सा योजना है, परियोजना है जो कि बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी आप बोल सकते हो वोमेन्स के लिए, एग्जैक्टली जीविका। आप लोग जीविका पर हो गए तो जीविका में ये पर होगा वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से है वो, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखोगे। और दूसरा इन्होंने एक बताया है ना, तो आप लोग, ठीक है, तो ये हो गया। देन दूसरा आपका कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो सीआरए था, वो कब क्रिएट किया गया था, 2014 में, 2014 में, ठीक है। और ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जैसे इंडिया में अगर कौन से बैंक की बात करें कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट होता है, आरबीआई। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम लास्ट में, जैसे होता है ना कि जब कोई मदद करने से मना, सबने जब मदद करने से मना कर दिया तो एक है जो लास्ट में वो मदद करता ही करता है ना, जैसे जरूरत पड़ने पर कर, लास्ट एकदम, जैसे आरबीआई, जब बैंक वगैरह बिल्कुल, या फिर जब बैंक वगैरह बिल्कुल पैसे नहीं है ना, तो उस केस में फिर आरबीआई उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो सीआरए है या फिर आईएमएफ है, आईएमएफ कैसे कब हेल्प करता है, जैसे इंडिया का जो हाल हो गया था 1991 में, क्राइसिस क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उसमें यह था कि मतलब अगला एक हफ्ते के लिए भी इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं बचे थे इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ठीक है। तो वो क्राइसिस के टाइम में आईएमएफ ने हेल्प किया था, ठीक है, वो कुछ अमाउंट उन्होंने बिलियन डॉलर में दिया था, लेकिन उसके वजह से उन्होंने क्या बोला था, कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा आपके अपने इकोनॉमी में, है ना। उसी को रिफॉर्म करने के लिए मैंने एलपीजी लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, ये चीज, ठीक है। तो ये भी आपका आईएमएफ की तरह काम करता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, और फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल्स अगर होता है तो उस केस में ये पैसे देता है ना। देन ब्रिक्स पे, ये आइडिया अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आइडिया अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। स्विफ्ट जानते हैं आप लोग, यहाँ पे दो चीज और बात की जा रही है, ब्रिक्स पे और ब्रिक्स करेंसी। अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर ये चीजें की जा रही है कि ब्रिक्स करेंसी अपनी होनी चाहिए और ब्रिक्स आपका पे होना चाहिए, है ना। तो ब्रिक्स पे क्या होता है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता है। जब भी दो कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन जो होता है तो एक मैसेजिंग एक प्लेटफॉर्म होता है ये, है ना, जिसको यूज किया जाता है। तो अभी क्या किया था, यूएसए ने उस पे वो लगा दिया था सैंक्शन, किस पे, चाइना पे, स्विफ्ट पे, है ना। यहाँ पे कोई कंट्री रशिया से, चाइना नहीं रशिया पे, है ना, तो कोई कंट्री रशिया से ये स्विफ्ट पेमेंट जो सिस्टम है उस पर आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, मैसेजिंग, तो ये चीज है ना। तो ब्रिक्स पे क्या है कि एक स्विफ्ट जो पेमेंट सिस्टम जो है अभी जो कि हम लोग यूज करते हैं, जनरली कंट्री यूज करती है, उसको अल्टरनेट बनाने की बात की गई थी, वो जो कि ब्रिक्स पे है, ठीक है। देन कस्टम एग्रीमेंट, ये भी एक इसका अचीवमेंट है, ईज ऑफ डूइंग ट्रेड, कंट्री जो ब्रिक्स कंट्रीज है उसके बीच में, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसको ईज करने के लिए, ठीक है, कोऑपरेट करती है। देन उसके बाद आपका, उसका बाद और क्या है,
रिमोट सेंसिंग, हाँ एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका ब्रिक्स का इनिशिएटिव है। कौन सा? ब्रिक्स का स्पेस सेक्टर में ब्रिक्स सैटेलाइट, है ना, 6 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन भेजा गया है। हाँ समझ रहे आप लोग, समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या अचीवमेंट है बताइए 3-4 ब्रिक्स का जब से बना अभी तक। कुछ इनिशिएटिव लिया है ना, कुछ इनिशिएटिव लिया है या फिर हाँ क्या है बताइए। एक तो एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक न्यू, ओके हाँ 2015 में हुआ था। अब तक टोटल कितना लोन दिया है? अप्रॉक्स $39 बिलियन, जिसमें इंडिया को करीब 7.5 दिया हुआ है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई। देन सेकंड आपका CRA, हाँ उसका क्या है कि लास्ट रिसोर्ट में लोन देता है और मेनली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह के टाइम में। तीसरा इनिशिएटिव क्या है इसका? 2 मेन है, ये हमेशा आपको लिखना है। तीसरा आपका क्या है? ब्रिक्स पे की बात कर रहा है, जो कि अभी आइडिया है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसका अल्टरनेट है किसका? स्विफ्ट का। और क्या है? हाँ ठीक है। देन सैटेलाइट, है ना, किसका? कितना? टोटल 6 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है ये। तो हमने देख लिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो मैं देखा था यहाँ पे एक चीज है ना, हाँ रिड्यूस रिलायंस ऑन US डॉलर। इसमें मैं कुछ एक डेटा बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने लिखा है रिड्यूस रिलायंस ऑन US डॉलर, है ना, तो क्यों आखिर क्यों रिलायंस को उस पर जो डिपेंडेंसी है डॉलर पर कम करने की बात की जा रही है, क्यों करने की बात की जा रही है? क्योंकि अभी एक डेटा है, बस बगल में आप लोग लिख लोगे, यहाँ पे एक डेटा है। ये डेटा ये है कि अभी जो ग्लोबल ट्रेड होता है ना, करीब टोटल 80% जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, करीब 80%। अभी जो ग्लोबल जो भी कंट्री ट्रेड करती है ग्लोबल लेवल पे वो आपका डॉलर में करती है, करीब 80% आपका डॉलर में होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम था कि इसको रिड्यूस को डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। ठीक है, बाकी आपने ब्रिक्स पे और आपका ब्रिक्स ये आप करेंसी वाला आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई इशू है यहां तक में? एससीओ में, है ना, रेट्स के आपका एंटी टेररिस्ट वाला जो है स्क्वाड, है ना। और अब जब पढ़ोगे एससीओ का, तो एससीओ का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का, है ना, वो सेंट्रल एशिया वाले रीजन में कंट्री, हाँ वो सिक्योरिटी ही कंसर्न था। एससीओ बनाने का ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी कंसर्न था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिक्स। अगर मैं डिफरेंस पूछूं कि एससीओ और ब्रिक्स में क्या डिफरेंस है, तो मेजर क्या डिफरेंस है? हाँ ये आपका ट्रेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, जैसे ऊपर बताया ना 3 पिलर, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आपका कल्चरल, है ना। और उसका जो था एससीओ का मेनली आपका सिक्योरिटी कंसर्न था, है ना। उसमें क्या आपका आता है? टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, 3 चीज आता है ना, उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना है इसमें एससीओ वाले में। ठीक है, तो वो रेट्स आपका उसका एससीओ का है। ओके, चलिए सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस तो अब मुझे लग रहा है काफी हद तक आप लोग समझ गए होंगे और अब, है ना, पता भी लग गया होगा इसमें। सिग्निफिकेंस में पहला आप देखो, पहला जो आपका क्या बोल रहा है? प्लेटफॉर्म टू चैंपियंस ग्लोबल साउथ। ठीक है, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया हमेशा आपको पता है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना चाहता है ना, लीडर्स ऑफ ग्लोबल साउथ, है ना। ग्लोबल साउथ कौन, उस दिन मैं बात भी किया था, ग्लोबल साउथ में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? कॉन्टिनेंट ही बता दो। अफ्रीका आता है आपका, साउथ अमेरिका आता है ना, ये सब आता है कंट्रीज। एशिया में आपका ये, एशिया में इंडिया वगैरह आता है, चाइना वगैरह भी आता है उसमें। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना चाहता है, तो ब्रिक्स क्या प्रोवाइड करता है? एक प्लेटफॉर्म, है ना। इंडिया को ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे जैसे इस बार हो रहा है ब्रिक्स का समिट हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है उस प्लेटफॉर्म का यूज करके ग्लोबल साउथ के बारे में कुछ बात तो करेगा, कुछ कंसर्न, है ना। ग्लोबल साउथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको कैसे वो किया जाए, जैसे आपका जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम है ना, जो फूड गेन का जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, या फिर जो सिविल जो डिसऑर्डर वहां पे प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो ग्लोबल साउथ का हमेशा वो इंडिया क्या बनना चाहता है? वॉइस बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है। और इसके रिगार्ड में ऑलरेडी 2-3 इसने समिट कर रखा है ना। जैसे लास्ट ईयर 2024 में ही शायद हुआ था या 2023 में, थर्ड जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का समिट, तो इंडिया उसको चीयर किया था। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में और क्या किया था इंडिया? जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ
G20 में अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन करवाया था, है ना, कि अफ्रीकन यूनियन होना चाहिए। तो G20 में कितना टोटल 19 कंट्रीज थे, देन आपका यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, वो अलग बात है, नाम नहीं चेंज हुआ उसके बाद भी, अभी G20 ही है, G21 होना चाहिए लेकिन अभी भी G20 है। तो अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड, आपका 18th G20 समिट जो हुआ था 2023 में न्यू दिल्ली में, वहां पे अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया था। टोटल कितने कंट्री है अफ्रीकन यूनियन में? अप्रॉक्स 55, है ना, अप्रॉक्स 55 कंट्रीज हैं टोटल अफ्रीकन, आपका अफ्रीकन यूनियन में, ठीक है। देन आप दूसरा क्या आपका, ऑफर्स वॉइस इन ग्लोबल गवर्नेंस फॉर रिफॉर्म, अगेन पहले बात कर चुके हैं। ब्रिक्स क्या प्रोवाइड करता है इंडिया को? एक प्लेटफॉर्म, है ना, जहां पे ये क्या बात कर सकता है कि जो ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं। समझ आ रहा है ना यहाँ पे? वैश्विक संस्थाओं में सुधार और अधिक प्रतिनिधि की मांग रखना, मतलब जैसे यूएनएससी है आपका, तो यूएनएससी में इंडिया को भी मेंबरशिप मिलना चाहिए, ये हो गया। देन तीसरा क्या है इसका सिग्निफिकेंस, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? स्पेस टू असर्ट इटसेल्फ अमंग मेजर इमर्जिंग पावर्स। सिंपल, जो इमर्जिंग पावर्स है उसमें अपने आप को एक शर्ट जैसे कनेक्शंस की, एक शॉर्ट पावर डिप्लोमेसी, अपना एक कद बढ़ाना, है ना, ये एक मौका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे इंडिया के लिए G20 जब हुआ था तो G20 में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था इंडिया के लिए। अगेन जब ब्रिक्स हो रहा है तो यहाँ भी, अब आप देखो ना ब्रिक्स में जैसे जो भी कंट्रीज हैं, इंडिया आपका ब्रिक्स का जो चाइना भी है ना, और उसमें इंडिया भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इंडिया यूएसए के साथ भी डील करता है ना, आगे मैं उसको देखूंगा, फिर चाइना के साथ भी करता है, तो उसको बैलेंस रखना। कई बार जैसे चाइना भी इसको बोलता है इंडिया को कि क्वाड में भी है इंडिया, है ना, क्वाड में भी है, जो कि मेनली वेस्टर्न ब्लॉक का कंट्री है, उसमें जैसे आपका यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है ना। चलो मैं आगे उसको देखूंगा। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, समझ तो आया ना? कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। देन आपका क्या, कीप ब्रिक्स फ्रॉम बिकमिंग कॉन्फ्रंटेशनल टू द, ये भी एक है, कीप ब्रिक्स फ्रॉम बिकमिंग कॉन्फ्रंटेशनल टू द वेस्ट। एक चीज ये बोला जाता है, अच्छा ये कहना सही रहेगा कि एंटी वेस्ट है या फिर आपका नॉन वेस्ट है जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको क्या बोलना ज्यादा सही रहेगा, एंटी वेस्ट या फिर नॉन वेस्ट? नॉन वेस्ट। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या मतलब है एंटी वेस्ट और नॉन? आप लोग, एक एंटी मतलब क्या होता है, आप वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट, आपने जो ब्रिक्स जो स्टार्ट किया, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, रीजनल जो है, वो एक एंटी वेस्ट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में आपने स्टार्ट किया था, है ना। यहाँ पे कन्फ्रंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर मान लो वेस्टर्न कंट्रीज को ऐसा लगा कि मेरे अगेंस्ट में खड़ा किया है, तो फिर आपका जो एक इंगेजमेंट है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको ट्रेड करना है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी, ठीक है, और आपको ब्रिक्स कंट्रीज के साथ भी करना है। तो इसीलिए एंटी वेस्ट कहना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कन्फ्रंटमेंटल हो सकता है। दूसरा क्या का, नॉन वेस्ट। नॉन वेस्ट मतलब क्या हुआ कि ब्रिक्स में वेस्टर्न कंट्रीज कोई भी नहीं है, मेनली मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, और इमर्जिंग कंट्रीज हैं। तो नॉन वेस्ट मतलब ये होता है, नॉन वेस्ट मतलब इस ब्रिक्स में कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, डेवलप कंट्रीज नहीं है, तो ये नॉन वेस्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा एक कहना सॉफ्टली, और या फिर बोल सकते हैं एक सेफ जोन में, एक सेफ गेम खेलना, है ना, कि मैंने बनाया है ना, लेकिन ये एंटी वेस्ट नहीं है। ऑल्दो काम आप समझ सकते हो, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि पता है एक्चुअल में कि ब्रिक्स क्या एंटी वेस्ट ही है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट जो हेजेमनी उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, सबको पता है, ठीक है। जैसे क्वाड, तो क्वाड चाइना बोलता रहता है कि क्वाड क्या एंटी नाटो की तरह काम करता है वो, लेकिन कभी भी इंडिया या फिर बाकी जो क्वाड के मेंबर कभी इस चीज को नहीं बोलते हैं। क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो वाला कलेक्टिव डिफेंस वाला, है ना, कलेक्टिव डिफेंस वाला, जो कि इसमें नहीं पालन होता है, ब्रिक्स में नहीं होता है। हाँ, तो बिल्कुल मेंशन है चार्टर में इसके? नहीं है। जब आप बिल्कुल एंटी वेस्ट बोल ही नहीं रहे हो, तो वो चीज कैसे आप उसमें लाओगे? वो चीज, ये सिक्योरिटी वाला तो है ही नहीं ना। पहली बार आपका जो नाटो है, नाटो क्या मिलिट्री अलायंस है, और ब्रिक्स आपका मिलिट्री अलायंस थोड़ी ना है, तो कलेक्टिव डिफेंस वाला नहीं आना चाहिए, है ना। कलेक्टिव डिफेंस किसकी बात हो रही है? मिलिट्री की बात की जा रही है, कि अगर कोई अटैक करेगा तो फिर बाकी ब्रिक्स कंट्रीज सब मिलकर उसको अटैक करेंगे, है ना। तो वो आपका नाटो में जो मिलिट्री अलायंस है, वो प्रॉपरली मिलिट्री अलायंस है वो, तो उसमें वो आपका जो चार्टर 5 नंबर है ना, 5 नंबर जो है उसको यही बोलता है, कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। ब्रिक्स में सच नहीं होगा, ठीक। क्या वेस्टर्न मेनली डेवलप कंट्रीज की बात की जाती है,
डेवलप कंट्रीज। ठीक है, नॉन वेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, इमर्जिंग कंट्रीज जो कि अभी इमर्ज हो रहा है ना। और मैं वेस्टर्न कंट्रीज बोलता हूँ तो आप ऐसे समझो कि वो डेवलप कंट्रीज की बात हो रही है, जैसे आपका यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इसकी बात हो रही है। डिफरेंस समझ में आया है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि देन अलाइंग विद इंडिया नेशनल इंटरेस्ट, सॉलिडरिटी काउंटर, ये तो हो ही गया आपका है ना, कि अलाइंग विद इंडिया नेशनल इंटरेस्ट। ये सिग्निफिकेंस क्या है इसके लिए कि जो कंट्रीज हैं इनका जो अपना जो इंटरेस्ट है, इंडिया का जो इंटरेस्ट है ना, वो अलाइंड होता है। जैसे कि कौन कौन सा है ना, काउंटर टेररिज्म पे बात करती है, आपका इंफ्रा फाइनेंस पे, आपका डिजिटल कोऑपरेशन पे, ये चीजें होता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस समझ गया ना कौन कौन सा है। एक तो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनने के लिए, लीडर बनने के लिए। दूसरा क्या है कि ये रिफॉर्म की बात करता है, जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए। कौन कौन सा ग्लोबल, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या फिर आपका UNSC हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था आपका, इमर्जिंग पावर्स, जो भी इमर्जिंग कंट्रीज है उसमें अपने आप को एक असर्ट करना है ना, एक अपना कद को बढ़ाना। देन आपका ये भी समझिएगा कि ब्रिक्स फ्रॉम बिकमिंग, है ना, ये मतलब कनेक्शन की कन्फ्रंट नहीं करना वेस्ट से, है ना। ब्रिक्स जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको इंडिया ऐसे यूज करता है कि इंडिया या फिर बाकी जो और भी जो ब्राजील वगैरह जो कंट्रीज है, वो मैं एंटी वेस्ट नहीं हूँ, मैं नॉन वेस्ट हूँ, मतलब मैं आपके साथ भी इंगेज होता हूँ और होना भी चाहिए। और बाकी जो कंट्रीज है ब्रिक्स कंट्रीज के साथ, उनके साथ भी मैं इंगेज करता हूँ, उनके साथ भी ट्रेड करता हूँ, आपके साथ भी ट्रेड करता हूँ, है ना। तो ये चीज को ये मेंटेन रखता है इंडिया। ठीक है, इन द लास्ट कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो इससे अलाइंड होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ इश्यूज हैं, है ना, जहाँ पे चीजें अलाइन नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक देखा जाए जो इंडिया का जो आपका जो वो इंटरेस्ट है, लाइक आपका टेररिज्म पे या फिर आपका इंफ्रा फाइनेंस पे और डिजिटल कॉर्पोरेशन पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं अलाइंड होता है कंट्री के साथ। समझ आ रहा आप लोग को? नहीं आएगा तो पूछना। ये आपका सिग्निफिकेंस समझ आ गया। देन आउटकम सब देख लेते हैं इसका, है ना। अब ये देखिए, ये आउटकम जो है आपका, ये जो रियो में आया था वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, किसके लिए, 17 जो सबमिट हुआ था वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा, है ना। अल्दो प्रीलिम्स के लिए जो आप लोग का होने वाला 72 में, उसमें जो इंडिया में जो होने वाला ब्रिक्स का, उसका पूरा आप लोग डिटेल में देखोगे, है ना, उसका आउटकम वगैरह डिटेल में देखोगे। इसको एक बार ओवरव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या आउटकम हुआ था। अब देखो, एक चीज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, जो भी आउटकम अगर आता है ना, चाहे आपका G20 समिट का हो गया या फिर SCO का हो गया, ब्रिक्स का हो गया, G7 का हो गया, कुछ चीजें बहुत कॉमन है। रियलिटी यही है कि कुछ भी ऑथेंटिक चीजें नहीं होती है जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है, बस एक थ्योरेटिकल या फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, है ना, और एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। इसी वजह से आप वो चीज कॉमन है जो कि हर जगह आप यूज कर सकते हो। आप ऐसे एज्यूम कर लो कि ये आउटकम हर वो भी सबमिट, दूसरा सबमिट जो हुआ उसमें भी हुआ ही होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला जो है रिफॉर्म ब्रिक्स स्प्रेड, है ना, SCO में होता है तो SCO स्प्रेड की बात की जाती है, G20 में होता है G20 स्प्रेड की बात की जाती है ना। इसमें क्या है, जैसे म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आपको लग रहा है कि किसी अदर समिट में ये सब बातें नहीं की जाती होंगी, है ना। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, सोवरेन इक्वालिटी, सॉलिडरिटी, डेमोक्रेसी, इंक्लूजन, कोलैबोरेशन, कॉन्सेंसस, सब में बात की जाती है ये, तो ये कॉमन है ना। आप लोग किसी भी समिट का आउटकम लिखने के लिए ये सब चीजें लिख सकते हो, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, दूसरा फिर क्या आउटकम आया था, आर गुड फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ वोटिंग पावर इन वर्ल्ड बैंक एंड IMF टू रिफ्लेक्ट न्यू रियलिटी। अगेन फिर से वही बात, कि क्या किया गया था, है ना, जो वोटिंग पावर है किसमें, वर्ल्ड बैंक IMF में, है ना। आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा, या फिर इन फ्यूचर पढ़ेंगे जब डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़ेंगे या फिर इंस्टीट्यूशन, उसमें आप लोग देखोगे वर्ल्ड बैंक IMF सब में एक वोटिंग पावर एक दिया जाता है ना। वन कंट्री कितना वोट कर सकता है या फिर उसका क्या मतलब होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल इक्वल है ना, हर कंट्री को एक वोटिंग पावर दिया गया है ना, लेकिन सब में ऐसा नहीं है, वो एक बार आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो उसमें बोला गया था वर्ल्ड बैंक और जो IMF में जो वोटिंग पावर है, वोटिंग समझते हो ना, जैसे जो भी यहाँ पे कंसेंसस बनाए जाएंगे, जो भी इनिशिएटिव, जो भी स्टेप लिए जाएंगे, उसमें वोटिंग होता है। ठीक है, वोटिंग के बाद ही, जैसे UNG आप लोग सुनते होंगे, हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग वगैरह होता है ना, तो उसमें किसी कंट्री को सपोज इंक्लूड करना है, जैसे आप लोग सुने होंगे पैलेस्टीन वगैरह का जो बात चल रही थी, उसको इंक्लूड करना चाहिए, तो उसमें वोटिंग होता है, सारी कंट्री वोटिंग करेंगी, उसमें फिर देखा जाता है मेजोरिटी आ रहा है, तब उसको इंक्लूड किया जाता है। तो जो भी काम वगैरह होता है यहाँ पे, ये सब जो भी इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक IMF में, यहाँ पे वोटिंग के थ्रू ही काम होता है वो। ठीक है, तो उसमें वोटिंग पावर इनइक्वल है,
है ना। अनइक्वल करने मतलब कि किसी कंट्री को ज़्यादा है तो उसमें रिफॉर्म की बात की जाती है, उसमें रीएडजस्टमेंट मतलब कनेक्शन की जो इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं, है ना, अब उनको वोटिंग पावर में उनका वैल्यू इंप्रूव होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज़। देन क्या आपका अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन टू मीगा प्रोपोज, है ना, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट। ये मीगा क्या है, क्या बोला जा रहा है, वो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन टू मीगा, ये प्रोपोज किया गया इसमें आउटकम, है ना। तीसरा आउटकम जो है, तीसरा जो आउटकम है इसमें आउटकम यह है कि अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन टू मीगा ये प्रोपोज किया गया था, है ना। अब अल्टरनेटिव बोला कि मीगा, मीगा क्या है ये, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, है ना। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये प्रोपोज, अभी है क्या मल्टीलेटरल आपका इन्वेंशन गारंटी एजेंसी है क्या ये ना। ये सिंपल ये है कि सपोज कोई कंट्री ए है, ठीक है, सपोज कोई कंट्री ए है और वो कोई दूसरे कंट्री को लोन इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, दूसरे कंट्री बी में, है ना। ए कंट्री या बी कंट्री में सपोज इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी, है ना, और उस कंट्री में सपोज कुछ प्रॉब्लम आ गया, सिविल वॉर या फिर बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ गया, है ना, उस केस में क्या होगा, जो ए कंट्री का इन्वेस्टमेंट है वो तो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो फिर इसको गारंटी कौन देगा, है ना, कौन गारंटी देगा फिर इसको, है ना। तो वही एक एजेंसी थी ये मीगा, वही वो करती थी कि अगर सपोज कोई कंट्री ए है और वो कंट्री बी में इन्वेस्टमेंट कुछ करती है, ठीक है, और उस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, सिविल वॉर या फिर बाकी कुछ भी, है ना, तो वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी लॉसेस होगा तो वो लॉसेस को वो करने के लिए, है ना, कंपनसेट करने के लिए ये बनाया गया था ये इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ब्रिक्स कंट्री ये बोल रहे हैं कि उसका अल्टरनेट में हम अपना एक बनाएंगे इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ब्रिक्स कंट्री ये बोल रही हैं कि मीगा के अल्टरनेट में इंडिया इसका पार्ट नहीं है ना। तो बोले ब्रिक्स कंट्री ये बोले कि उसके अल्टरनेट में हम अपना बनाएंगे, किसके लिए, टू रिड्यूस पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। ये हो गया आपका। देन और क्या था इसका जो आउटकम आया था लास्ट समिट का, लॉन्च किया गया था क्या, ग्लोबल अलायंस टू कम्बाट नेग्लेक्टेड एंड ट्रॉपिकल डिजीज, है ना। मतलब इसका क्या हुआ, हम अलायंस करेंगे, ग्लोबल अलायंस, सारी कंट्री मिलकर ये अलायंस करेंगे, किसके लिए, जो नेग्लेक्टेड और ट्रॉपिकल डिजीज होती हैं, है ना, तो उसको वहां उसको खत्म करने के लिए, कम्बाट करने के लिए। देन साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए, है ना। आप देखते होगे बहुत सारा अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत डिफरेंट तरह की बीमारी आती रहती है ना, जिसमें आपका WHO का बहुत बड़ा रोल है वैक्सीन बनाना, या फिर कोविड के टाइम में आप लोग देखोगे, कोविड के टाइम में जो वैक्सीन इंडिया बिलियंस ऑफ वैक्सीन को दिया था, है ना, अफ्रीकन कंट्रीज को। तो यहाँ पे एक अलायंस बनाने की बात की जा रही है कि हम क्या करेंगे, कम्बाट नेग्लेक्टेड और ट्रॉपिकल डिजीज, जो भी नेग्लेक्टेड डिजीज है या फिर ट्रॉपिकल डिजीज है उसको कम्बाट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, और साउथ साउथ कोऑपरेशन को इनहांस करेंगे। एक ये आउटकम आया था। देन आपका इंडोर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, एक ये भी फंड बनाने की बात की जा रही है ना, इंडोर्स, है ना। वो कौन सा फंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, है ना, फॉर प्रोटेक्टिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मतलब यहाँ तो इजी है, जो भी वर्ड आप लोग देख रहे हो ना, समझ तो आ ही रहा होगा इसमें। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड के समर्थन, वनों की रक्षा के लिए वित्तीय सहायता, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ डाउट होगा इसमें, बिल्कुल इजी है। या देन आपका नेक्स्ट कौन सा आउटकम था इसका, ग्लोबल AI गवर्नेंस। अब इसका क्या मतलब था, है ना, ग्लोबल AI गवर्नेंस में क्या क्या काम था, टू मिटिगेट रिस्क। आपको पता है कि AI यूज हो रहा है, AI का ऑलरेडी कितने सारे उसके बेनिफिट्स भी हैं और उसके कई सारे कंसर्न भी हैं, है ना, उसके रिस्क। जैसे कुछ कंसर्न आप बताओ AI का, एक डीप फेक हो गया, है ना। तो आप लोग जानते हो ना AI के बारे में जान रहे हो ना, यूज भी कर रहे होगे, ChatGPT आप लोग यूज कर रहे होगे, है ना। तो उसका बेनिफिट्स है तो उसका आपका रिस्क भी है, तो उसी रिस्क की बात की जा रही है कि उसको मिटिगेट करना है ना। मीट नीड्स ऑफ ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग दोज इन द ग्लोबल साउथ, ये हो गया, है ना। मतलब ग्लोबल आपका AI गवर्नेंस में एक तो रिस्क को मिटिगेट करना है और जो बाकी कंट्रीज के जो, है ना, उसके नीड्स को फुलफिल करना है। कहने मतलब ये कि आपको पता है कि हर कंट्री उतने प्रोस्पेरस नहीं है या फिर उतना उनके पास वो इकोनॉमिकली वेल्दी नहीं है कि वो हर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए, है ना, या फिर उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो क्या किया जाता है, वही शेयर किया जाता है, शेयर टेक्नोलॉजी किया जाता है। आपके पास है तो आप उस कंट्री को शेयर करो, है ना, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करो। जैसे आप बोल रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, रिन्यूएबल मतलब जैसे सोलर होना चाहिए और आपका विंड होना चाहिए, है ना, लेकिन कई कंट्रीज के पास नहीं है पैसे उतने कि वो डेवलप कर पाए, तो आप क्या करोगे। तभी मैं बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस की, है ना, कि वैसे कंट्रीज को आप पैसे दो, फाइनेंशियली हेल्प करो कि वो उस तरह का टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। देन आपका रिफॉर्म्स ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन,
ये तो क्लियर है, ऑलरेडी मैं कितनी बार बात कर चुका इसकी। बहुत से संस्थाओं को सुधार पर जोर दिया गया, ये भी आउटकम, ये हर बार ही होता है, ठीक है, और हर जगह होता है। देन कंडेम पहलगाम टेरर अटैक एंड अटैक्स ऑन गाजा एंड ईरान, ये भी किया गया। क्या किया गया? जो गाजा में जो अटैक हुआ था या फिर जो ईरान और इजराइल वाला जो इशू चल रहा था उसको कंडेम किया गया, ठीक है, जो कि किया ही जाता है लगभग हर जगह। आपका एससीओ भी हुआ था, एससीओ में जो पहलगाम का क्या किया था? कंडेम किया था, और अदरवाइज उसमें जो एक जो मेंशन नहीं था, मेंशन नहीं था, ये मेन दिक्कत है ना, उसमें मेंशन ही नहीं था, वो पहलगाम अटैक को बाहर ही बिल्कुल रखा गया था। ऐसे कंडेम तो ओरली भी कर सकते हैं ना, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन एक होता है कि आप उसको रिटन फॉर्म में आप उसको लिखो, वो चीज़ नहीं था, है ना। हाँ, क्या नाम है उसका? वर्ल्ड पीस बोर्ड बनाने की बात की जा रही है। हाँ, तो मिल गया ना 200 का टैरिफ, 200 का टैरिफ ना। हाँ, उस पर भी बात होगी कि कहाँ तक ये सही है ना, या फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है इन फ्यूचर। वर्ल्ड पीस अगर बन रहा है, वर्ल्ड पीस बोर्ड, तो किसका अल्टरनेट हो सकता है? आप समझ रहे हो किसका अल्टरनेट हो सकता है? यूएनएससी। यूएनएससी का काम था, है ना, कि ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे पीस इंश्योर करना, ठीक है। और ये अब अपनी बात करें, वर्ल्ड पीस बोर्ड की बात करें, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसका अल्टरनेट में बनाना चाह रहे हैं, है ना। और कल होकर सुप्रीमेसी उन्हीं की रहेगी फिर, और अभी उनका हरकतें आप देख रहे हो, है ना। तो समझ लो कि उसको भी एक तरह से वेपन की तरह यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो फिर एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा बात करने के लिए। तो वर्ल्ड पीस की आप बात कर रहे थे, हाँ, कहाँ पे टॉपिक आपने क्या बोला था? ये फ्रांस वाला, कि वर्ल्ड पीस में उन्होंने शामिल नहीं होने की वजह से तो उन्होंने 200 का टैरिफ लगाया, कि अभी टैरिफ चल रहा है पूरा ना। और उसके बाद और क्या टैरिफ लगाया था यूरोपियन कंट्रीज पे? टोटल कितने पे? टोटल 8 यूरोपियन कंट्रीज पे 10% का टैरिफ लगाया, है ना। वो क्या था कि उन्होंने ग्रीनलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको चाहिए, उनको ग्रीनलैंड को खरीदना है, और ये लोग ग्रीनलैंड को सपोर्ट कर रहा है और अपने जो मिलिट्री वगैरह भी कुछ भेज रहे हैं, तो उसके वजह से उन्होंने 8 यूरोपियन कंट्रीज पे उन्होंने फिर से टैरिफ 10% का थ्रेटन कर दिया। अभी वो एआई एक फोटो शेयर किए थे, कनाडा और ग्रीनलैंड, है ना, वो शो कर रहे हैं कि वो अमेरिका का पार्ट हो चुका है। मतलब ये हरकतें हैं उनकी, है ना। उनका स्टेटमेंट है कि मुझे जब पीस, नोबेल पीस नहीं मिला तो मैं फिर पीस क्यों ही करूं, या फिर पीस को मैं क्यों ही ध्यान दूं। उनका ये स्टेटमेंट है कि जब मुझे मिला ही नहीं तो फिर मैं क्यों ध्यान दूं पीस, है ना। मेरा ये एरेना से बाहर का काम हो चुका, मैं पीस वगैरह नहीं देखूंगा। ये मतलब एक वर्ल्ड, है ना, टॉप का कंट्री या वहाँ का प्रेसिडेंट का इस तरह का स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडेम किया गया, ठीक है। क्या तो वही तो अब उनको कौन समझा है ना, उनको कौन समझा है कि हाँ, मिल तो गया ही, खैर, है ना। वेनेजुएला की अब उनको भी अपना कंसर्न है, उनको भी वेनेजुएला के बनना है, तो उन्होंने दे तो दिया, लेकिन अब नाम, सही बात है, अब उन्होंने बेशर्मी से ले भी लिया बल्कि आपको पता है, क्लियरली मेंशन किया गया है कि नोबेल जो प्राइज है हर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन पीस प्राइज ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्लियरली मेंशन है, जो काउंसिल है उनकी, नोबेल पीस काउंसिल है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि नोबेल पीस प्राइज नहीं ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने ले लिया। तो ये हो गया आपका। देन पीएम मोदी का क्या स्टेटमेंट था? ग्लोबल साउथ एज ए विक्टिम ऑफ डबल स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब होता है? इनका यह कहना है कि जो ग्लोबल साउथ है दोहरे मानकों का शिकार है। इसका मतलब ये हुआ, कहने का इनका मतलब ये है, इन्होंने लास्ट टाइम बोला था, उन्होंने ये बोला है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह, डेवलप कंट्रीज है ना, वो डबल स्टैंडर्ड अपनाती है, बोलती कुछ है करती कुछ है ना। बोलती है क्लाइमेट फाइनेंस करेंगे लेकिन देती नहीं है, इस तरीके से। तो वही उन्होंने बोला कि विक्टिम ऑफ डबल स्टैंडर्ड, है ना, जो ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लैक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, है ना, लाइक अ मोबाइल विद सिम कार्ड बट नो नेटवर्क। ये आप लोग स्टेटमेंट यूज कर सकते हो अगर वे फॉरवर्ड में, है ना, या फिर चैलेंजेज में, या फिर स्टार्टिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हो। अगर बात आए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वहां पे ये चैलेंजेज है, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे, है ना। तो उस पे आप लोग मोदी जी का ये जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हो कि मोबाइल तो दिया लेकिन सिम कार्ड है लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या ही काम का वो,
है ना। तो ये हमने देख लिया इसका क्या आउटकम जो देख लिया हमने किसका, ब्रिक्स का, कौन सा 17th समिट का, जो कि कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अब कुछ चुनौतियां देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि चुनौतियों भी आप लोग अवेयर होंगे ऑलरेडी कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोग न्यूज से अवेयर देख रहे होंगे तो आप लोग दिखता होगा हर बार कि क्या क्या है ना। और कुछ नहीं है तो खुद से भी बहुत सारे पॉइंट आप लोग बना सकते हो जो कि आप लोग फील करते हो कि ब्रिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उस वक्त जो जिम ओ'नील ने एक प्रपोज किया था ब्रिक, और उन्होंने अपना इतना ट्रस्ट उस पर शो किया था कि ये कंट्रीज जो RIC जिन्होंने बोला वो वेस्टर्न कंट्री को काउंटर कर सकते हैं, है ना, G7 कंट्रीज को काउंटर कर सकता है, इनके अंदर ये कैपेसिटी है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो एनालाइज किए या फिर उन्होंने जब देखा रियलाइज किया कि जो ब्रिक्स कंट्रीज कैसे काम कर रही हैं, तो उन्होंने फिर उनका अपना स्टेटमेंट किया था, सर्व्स नो रियल पर्पस बियॉन्ड जनरेटिंग सिंबॉलिक गेस्चर एंड लॉफ्टी रिटोरिक, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप लोग पढ़ो, ब्रिक्स सिर्फ है ना प्रतीकात्मक बयान और ऊंचे आदर्श दिखाता है, असली काम कम करता है। हाँ, आगे हम देखेंगे वो चीज, प्रॉब्लम में देखेंगे, है ना। तो मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के साथ यानी जिस सोच के साथ बनाया गया था, जो है ना एम के साथ, वो अभी है ही नहीं, सिर्फ सिंबॉलिक रह गया है ना। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं है ना। वही तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट ये किया, जिनका एक ट्रस्ट तक 2039 तक इन्होंने बोला था कि कैसे ये काउंटर कर लेगा, है ना, और अपना जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा, जो कि अभी नहीं दिख रहा है वो, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो उनका जो रियल पर्पस है वो सर्व नहीं कर रहे हैं, है ना, बस जेनेटिक सिंबॉलिक गेस्चर, है ना, और लॉफ्टी रिटोरिक। लॉफ्टी रिटोरिक क्या होता है, मतलब वही बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, वो चीज होता है। तो ये पहला चैलेंज हो गया, इसको चैलेंज में आप लोग जिम ओ'नील का स्टेटमेंट के साथ भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, देन सेकंड क्या चैलेंज है, इट बिकम्स अ कोहेरेंट एंटी वेस्टर्न ब्लॉक विल कॉम्प्लिकेट प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया, है ना। अगेन यही कि हर बार बोला जाता है ब्रिक्स को एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है, एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है ना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इंडिया के लिए तो खैर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा बैलेंस कर पाना अपना रिलेशन को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। आप ब्रिक्स में है, इंडिया ब्रिक्स में है ना, अगर टैग लग जाता है ब्रिक्स का एंटी वेस्टर्न, है ना, तो इंडिया को फिर डिफिकल्टी हो जाएगी कि वेस्टर्न कंट्री के साथ उस तरीके से रिलेशन बिल्ड कर पाना। ठीक है, हाँ, यूएसए के साथ जो लार्जेस्ट ट्रेड है, या फिर बाकी और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी है ना। तो अगर इस तरह का मैसेज जाएगा तो आपका जो ट्रेड है वो कम होगा वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, है ना, जो कि करने की कोशिश भी की जा रही है बाय अगेन यूएसए प्रेसिडेंट, उनके द्वारा ये की जा रही है ना। एक तरह से ये क्या उसको बोलते हैं, एक मैसेज, रॉन्ग मैसेज जो फैलाना, फॉल्स इंफॉर्मेशन जो फैलाना, है ना, इसके प्रति। देन तीसरा क्या, चाइनीज डीप इकोनॉमिक टाइज विद ब्रिक्स कंट्रीज। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, खास तौर पे ये चैलेंज है कि जो भी ब्रिक्स कंट्रीज है ना, उसमें सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है, चाइना। मतलब कैसे फायदा उठा रहा है, जो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में सबसे ज्यादा जो ट्रेड कर रहा है वो चाइना कर रहा है। ठीक है, और ब्रिक्स में एज ए ब्रिक्स प्लेटफॉर्म उसमें भी चाइना का ज्यादा डोमिनेंसी है। ठीक है, तो कनेक्शन की ब्रिक्स बनाया गया तो बाकी कंट्रीज का नहीं, चाइना उसमें ज्यादा इकोनॉमिक टाइज है ब्रिक्स कंट्रीज के साथ, तो जो कि इंडिया के लिए एक चैलेंज है। ठीक है, देन आगे आ जाइए, नेक्स्ट समझ तो आ रहा है ना चैलेंज इसका। देन आपका जो दूसरा जो चैलेंज है ब्रिक्स एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किया गया अभी, एक्सपेंशन में जैसे 4 कंट्रीज और उसके अलावा बाकी और भी जो इंडोनेशिया वगैरह जुड़ा गया, तो वो लेस पोटेंट ब्लॉक है ना। एक ये स्टेटमेंट है आपका सी राजा मोहन का, है ना। जैसे कि आप देखें इंडिया, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया। दूसरा एक ये कंसर्न है, एक तो जो एक्सपेंशन किया गया, एक तो लेस पोटेंट है इजिप्ट, इथोपिया, है ना, ऐसा बहुत ज्यादा बेनिफिट। ईरान है, चलो ठीक है, ऑयल ब्लॉक है वहां पे, उससे बेनिफिट हो सकता है। लेकिन दूसरा ये कंसर्न है इसके अंदर में, इंडिया चाइना ऑलरेडी प्रॉब्लम है, बॉर्डर इशू है, ठीक है, ट्रेड डिफिसिट है। देन आपका इजिप्ट, इथोपिया, है ना, इसके बीच में भी चल रहा है प्रॉब्लम, है ना। इजिप्ट, इथोपिया, जैसे आपका जो इजिप्ट, इथोपिया में एक चीज कॉमन है, एक रिवर, कौन रिवर, नाइल रिवर, है ना। उसके बीच में फिर इजिप्ट, इथोपिया जो शेयरिंग है, उसका वाटर की शेयरिंग, उसके बीच में प्रॉब्लम्स है, इशू है ना। तो एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ये सारे कंट्रीज हैं, है ना, और अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है, तो कैसे एक ब्रॉडर लेवल पे एक कंसेंसस बना पाएंगे, या फिर एक ब्रॉडर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये लोग फुलफिल कर पाएगा, या फिर उसको रियलाइज कर पाएगा, उसका बेनिफिट ले पाएगा, कैसे कर पाएगा जब इंटरनल आपका कॉन्फ्लिक्ट है। ये तो खैर इस लेवल पे हो गया आपका इंडिया, चाइना और इथोपिया। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ,
एक चीज आप लोग देखो, कौन कौन से कंट्री हो गए टोटल, स्टार्ट करो आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना, देन आपका साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और आपका इंडोनेशिया। कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक है, कुछ कंट्री मोनार्की है, कुछ कंट्री थियोक्रेटिक है और कुछ कंट्री ऑटोक्रेटिक है ना। अब आप लोग बताओगे इसमें से, अब समझ आया कि ब्रिक्स के अंदर इतने सारे जो मेंबर है उसमें सारे डेमोक्रेटिक नहीं है, कैसे आइडियोलॉजी अलाइंड होगा आपका, है ना। आप कैसे कोऑपरेट अपना बेहतर कर पाओगे जब आपका कंट्री का जो कोर प्रिंसिपल है वही सेम नहीं है। अब जैसे देखो आपका कौन कौन सा कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है इस ब्रिक्स के अंदर में, एक होगा ब्राजील, देन इंडिया और इंडोनेशिया भी, और बताओ डेमोक्रेटिक आप लोगों को नहीं पता, साउथ अफ्रीका। टोटल 4 कंट्रीज है जहां पे डेमोक्रेसी है, कौन कौन सा होगा, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया। तो ये होगा 4 कंट्रीज जहां पे डेमोक्रेसी है। देन आप लोग दूसरा बताओ वैसे कंट्रीज जो कि जहां पे ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक समझते हो, क्या समझते हो ऑटोक्रेटिक क्या होता है, आप लोग जहां, हाँ हिंदी में आप कैसे बोला, आप लोग इंग्लिश हो, कोई तीनों हिंदी आप लोग हो, इंग्लिश है ना, बताओ उनको हिंदी में क्या होगा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक कंट्री वैसे जहां पे कोई एक लीडर ग्लोबल सुप्रीमेसी मतलब सुप्रीम, सारा डिसीजन वही एक अकेले इंसान ले रहा है। हाँ तो सऊदी अरब बिल्कुल ऑटोक्रेटिक है, लेकिन वो सऊदी अरब मेंबर ही नहीं है ना, सऊदी अरब तो मेंबर ही नहीं है। तो आप दूसरा कौन सा बोल सकते हो, हाँ तो टोटल कौन कौन सा कंट्री है जहाँ पे, ईरान आपका इसमें नहीं आएगा, ऑटोक्रेटिक नहीं, वो थियोक्रेटिक मतलब थियो में आएगा, फिर थियो भी बताऊंगा मैं क्या होता है। तो डेमोक्रेसी में 4 समझ गए। अब ऑटोक्रेटिक बताया जहाँ पे एक ही ग्लोबल सुप्रीम लीडर है और सारा डिसीजन अकेले लेता है वो। हाँ हो गया रशिया, देन चाइना, देन बताइए, रशिया, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, चारों है, रशिया, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, ये 4 हो गए आपके कौन, ऑटोक्रेटिक। देन आप लोग बताइए मोनार्की कहाँ पे है, मोनार्की समझते हो, हाँ, और हेरिडिटरी वाला कहाँ पे है, हाँ जो ब्रिक्स कंट्री में है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी वो आए भी थे इंडिया में, वो अलग बात है कि 3 घंटे के बाद निकल गए वो, आप लोग पढ़े हो न्यूज में देखे थे, कोई आया था 3 घंटे के लिए अभी इंडिया में, आया झूला पे झूले और निकल लिए यूएई। तो यूएई आपका मोनार्की, और 3 घंटे में क्या क्या हुआ, कुछ पढ़े हो आप लोग, क्या क्या हुआ है 3 घंटे में, क्या क्या बात हुई, क्या एग्रीमेंट हुआ, हमको तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में यही देखना ना कि एग्रीमेंट क्या क्या हुआ। तो यूएई और इंडिया के बीच में क्या हुआ, एक तो ट्रेड बढ़ाने के लिए कितना, करीब डबल करना है, डबल मतलब $200 बिलियन बाय 2035, शायद यही डेटा है। तो पहला तो ये काम हुआ, दूसरा ठीक है वो तो है, और एमएसएमई जो आपका इंडस्ट्री है उनको लिंकेज, उसका लिंकेज की बात की जा रही है ना। तो ये 3 घंटे में ये 2-3 चीजें हुई हैं। तो वो भी आप लोग नहीं पढ़ते हो क्या, अगर मोदी जी इंडिया के जो पीएम है वो अगर कहीं विजिट कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या एग्रीमेंट हुआ वो आप लोग पढ़ोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर इंडिया में अगर सपोज कोई आ रहा है ना, तो उसमें फिर क्या क्या हुआ, जैसे अभी रिसेंटली सबसे रिसेंट कौन है, यूएई के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, नाम पता नहीं है, यूएई का प्रेसिडेंट अल नहयान, देख लीजिएगा आप लोग, अब्दुल्ला अल नहयान, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। हाँ तो अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है, अब ऑलरेडी ये जो कंट्रीज है ब्रिक्स के अंदर में, ये कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक है, कुछ आपका मोनार्की, कुछ आपका थियोक्रेसी कौन हो जाएगा, ईरान। क्यों, क्या नाम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ना, ये नाम है, ठीक है। तो वो थियोक्रेसी क्या होता है, समझ गया ना, तो वहां पे इस्लामिक रूल है, तो वो चीज, तो डिफरेंस समझ में आ गया ना आप लोगों को, डेमोक्रेसी या मोनार्की क्या होता है, थियोक्रेसी क्या होता है, आपका ऑटोक्रेसी क्या होता है, समझ गया ना ये डिफरेंस। तो ब्रिक्स में है कितना डाइवर्सिटी है, समझ रहे हो, ब्रिक्स मेरा कितना डाइवर्स है ना। और ये डाइवर्सिटी कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये है ना। जैसे इंडिया डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है
तो यहाँ पे हमने देख लिया लिटिल पॉलिटिकल कल्चरल इंटीग्रेशन, है ना, गैप, ये आपका डाइवर्सिटी में बोला था, डाइवर्स इन कैरेक्टरिस्टिक नॉन इम्यूनस डिसीजन मेकिंग पावर। देन लिटिल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, गैप इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, है ना, डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी, ये जो मैं भी बता रहा था, डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी मोनार्की थियोक्रेसी, है ना, मिनिमल पीपल टू पीपल कंटेक्ट, ये भी आपका। देन क्या आपका जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, है ना, इसमें क्या है, इंडिया मेंबरशिप इन क्वाड एंड ब्रिक्स, रिक्स, यही है, इंडिया मेंबरशिप क्वाड का भी है और ब्रिक्स का भी है। तो रिस्क टर्निंग फ्रॉम अ लिवरेज टू अ टेस्ट ऑफ इंडोरेंस, ये इंडिया के लिए अलग ही चैलेंज है ना। क्वाड क्या है, क्वाड क्या बोला रहता है, जिसमें चाइना नहीं है, चाइना क्या बोलता है उसको, क्वाड को एंटी चाइना बोलता है उसको, क्वाड को, ठीक है। और ब्रिक्स में चाइना भी है और इंडिया भी है ना। तो अब इसको इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि ये रिलेशन को कैसे बैलेंस करे, है ना। मेरे को इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी बैलेंस, जैसे यूएसए, उसके साथ भी अच्छा रिलेशन रखना है और ब्रिक्स कंट्रीज के साथ भी रखना है, तो इंडिया के साथ ये चैलेंज है। देन जियोपॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, इंडिया रशिया डाइवर्सिटीज ऑफ, ये भी है ना, आपका ईरान रशिया ये एडवर्सरीज हैं यूएसए के, ये भी चैलेंज देखो। जो आपका ईरान है और रशिया है वो किसके एडवर्सरीज हैं, अमेरिका के, ठीक है। और चीन यूएस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चल ही रहा है ना। और ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इनका रिलेशन अच्छा है यूएस के साथ, देख लो ना कैसे ये गठबंधन बन रहा है। ईरान रशिया है जिनका प्रॉब्लम है यूएसए के साथ, चाइना यूएसए के साथ ऑलरेडी आपका इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, टैरिफ वार वगैरह चलता रहता है, ठीक है। और ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका के रिलेशन अच्छा है यूएसए के साथ, अब ये कैसे मैनेज होगा, ये भी प्रॉब्लम हो गया, है ना। देन ये भी चैलेंज था रिफ्यूजल ऑफ अर्जेंटीना टू ज्वाइन ब्रिक्स, है ना। कारण बताया गया था क्यों इन्होंने जो रिफ्यूज किया था कि कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ मैं ब्लॉक में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा। कम्युनिस्ट कंट्री कौन, रशिया, चाइना। देन आपका प्रोमोटिंग मल्टीपोलर एशिया एज इंपॉर्टेंट एज सीकिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। ब्रिक्स की बात हो रही है ना, इंडिया हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब क्या होता है, हाँ, पावर डाइवर्स कंट्री के साथ, डाइवर्स कंट्री के रोल हो, कुछ डिसीजन मेकिंग हो रहा है उसमें रोल हो, है ना, कोई एक कंट्री अकेले उसमें डिसीजन नहीं ले रहा हो, है ना। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये है कि हर कंट्री का शेयर हो हर चीज में, ग्लोबल सप्लाई चेन में उसका पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या चल रहा था मेनली, जैसे आपका कोल्ड वार से पहले क्या था, कोल्ड वार से पहले बाइपोलर, एक यूएसए और एक आपका यूएसएसआर था, है ना। देन उसके बाद क्या हो गया, कोल्ड वार के बाद जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ 1991 में, उसके बाद क्या हो गया, यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब यूएसए अकेले था, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, फिर से बाइपोलर मतलब कनेक्शन तो यूएसए और चाइना वगैरह हो रहा है, लेकिन बोला इंडिया हमेशा बोलते मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब हर कंट्री का शेयर हो, हर कंट्री का रोल हो डिसीजन मेकिंग में, हर डिसीजन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, प्रोमोटिंग मल्टीपोलर एशिया, इंडिया तो प्रमोट करती है मल्टीपोलर एशिया होना चाहिए, लेकिन चाइना कभी सपोर्ट करेगा इस चीज को। चाइना तो हमेशा चाहता है एशिया में कौन होना चाहिए, चाइना, एशिया में अकेले होना चाहिए चाइना ना, और कोई नहीं आना चाहिए। तो इंडिया बोले मल्टीपोलर एशिया होना चाहिए, मतलब एशिया में बाकी जो भी कंट्रीज हैं, जैसे आपका कौन कौन सा हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, इंडोनेशिया भी हो गया, उनका रोल होना चाहिए। लेकिन चाइना बोलता नहीं, सिर्फ मेरा रोल होगा। तो ये कर पाना, प्रमोट कर पाना, ये इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। एज इंपॉर्टेंट एज सीकिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जैसे कि इंडिया हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। देन अब वे फॉरवर्ड आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाता है करीब करीब कंप्लीट ब्रिक्स का, है ना। तो ब्रिक्स का सबसे पहले हमने क्या देखा, शुरुआत हमने क्या किया था, इंडिया में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है जुलाई अगस्त में, कहाँ पे होगा वो देख लेंगे, वो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसका थीम रिलीज हो चुका है, थीम हमने देख लिया, उसका लोगो क्या है, लोगो हमने देख लिया, लोगो का हर पार्ट हमने देख लिया, ठीक है। वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है वो भी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि करीब अभी टोटल कितना कंट्रीज है, हाँ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा, जो इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है वो हमने देखा, क्या चैलेंज है वो हमने देखा, जो लास्ट टाइम जो वो हुआ था आपका समिट हुआ था, है ना, वो कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, वो हमने उसका आउटकम देखा, क्या क्या मेजर आउटकम्स आया था, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस वगैरह देखा, फिर वे फॉरवर्ड वगैरह ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस वाला तो खैर यही होगा, है ना। और प्रीलिम्स के लिए अभी जो ब्रिक्स समिट आपका जो होगा इंडिया में, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, अब वो चीज़ें होंगी भी इन फ्यूचर में, है ना। तो यही था ब्रिक्स का, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग।
हाँ, आईआर के क्वेश्चन में हमेशा इंश्योर कीजिएगा, आप इसके बाद क्लास के बाद मिल लीजिएगा, ठीक है, जो आपका जो कंसर्न था। आईआर के क्वेश्चन में हमेशा आप लोग मेंस आंसर में इंश्योर करोगे मैप बनाना, वर्ल्ड मैप। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स है, ब्रिक्स में क्या करोगे, वर्ल्ड मैप बनाओगे। वर्ल्ड मैप कभी आप लोग प्रैक्टिस किए हो? आसान होता है, बहुत आसान होता है। इधर में आप लोग ऐसे, तो इधर में आप लोग बनाओगे आपका नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है यूरोप वाला पूरा कनेक्ट कर देते हो एशिया से, है ना, बहुत आसान होता है वो, मुश्किल से 30 सेकंड में बन जाएगा वो। तो वो प्रैक्टिस करो। इंडिया मैप आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और आपका बिहार का मैप, ये 3 में आपको प्रैक्टिस करना है। एकदम हैंडी होना चाहिए, बहुत कम टाइम में वो बनना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आईआर का क्वेश्चन आएगा, जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में क्या करोगे, जो वर्ल्ड मैप बनाओगे, और वर्ल्ड मैप बना के 5 है वो तो डिनोट करोगे ही, है ना, आपका ब्राजील, साउथ अमेरिका, इंडिया, रशिया, चाइना। उसके अलावा चाहो तो इंडोनेशिया वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हो। तो वर्ल्ड मैप बनाओगे। एससीओ बनाओगे, एससीओ में जो टोटल कंट्रीज हैं वो आप मेंशन करोगे, ठीक है। जी वर्ल्ड मैप बनाकर जी20 में पूरा 20 कंट्री नहीं लिखना है उसमें, है ना, वर्ल्ड मैप बना देना है। 5-6 जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनको बस वहाँ पे हाईलाइट कर देना कि हाँ ये कंट्रीज है ना। तो आप आईआर का क्वाड है, क्वाड में क्या करोगे, इंडिया का मैप बनाओगे, साउथ आपका ये ऑस्ट्रेलिया का बनाओगे, जापान का बनाओगे, यूएसए का बनाओगे, उसको क्वाड्रिलेटरल को कनेक्ट कर दोगे वो, है ना। तो ये इंश्योर करोगे आप लोग जब भी आईआर का क्वेश्चन है उसमें वर्ल्ड मैप दिख जाना चाहिए, ठीक है, और कुछ कंट्री जो है वो मेंशन कर दो उसमें, तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मेंबर्स कौन कौन से हैं, है ना, तो बस वर्ल्ड मैप बना के वहाँ पे शो कर दो, वो आंसर भी हो गया कि अच्छा आपने प्रेजेंट भी कर दिया। तो ये आप लोग इंश्योर करोगे ये चीज़ें, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लो इसमें। बीच में भी आप बना सकते हो, है ना, जैसे आपने ये वर्ड्स लिखा, आपने, है ना, वर्ड्स लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में, है ना, जरूर नहीं कि आप यहाँ से ब्लॉक बना के साइड में बनाओ, हाँ, तो आप बना सकते हो, बीच में कोई इशू नहीं है। इधर में आप बनाओगे तो बहुत छोटा फिर हो जाएगा उतना, क्योंकि वर्ल्ड मैप थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे उस तरह नहीं बना पाओगे, आपको बीच में ही बनाना पड़ेगा। लेकिन ये इंश्योर कीजिएगा कि ये विद ज़्यादा ना हो, है ना, ये ज़्यादा ना हो, ये नहीं कि पूरा आधे पेज में ही बना दिया फिर एक पेज में ही बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। उसको इंश्योर कीजिएगा 1/4 ठीक है ना, 1/4 25% जो पेज का स्पेस होता है उसमें आप बना सकते हो वर्ल्ड का मैप, है ना। हाँ, बिहार वगैरह का छोटा है वो आप बना सकते हो साइड में, इंडिया का मैप वो छोटा है तो वो आप साइड में बना सकते हो, है ना, ये चीज़। लेकिन वर्ल्ड मैप आपको थोड़ा सा बीच में ही बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आप लोग, हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप लोग लिख लो। लास्ट वाला जो यूएसए वाला थोड़ा सा छूटा हुआ वो मैं उसको देख लूंगा, उसमें भी क्वेश्चन था, है ना, उसको मैं छूटा। ट्रिक G20 के लिए ट्रिक 5, हाँ 5 तो इसी में है ना। G20 आपको क्या है, G20 से आप क्या समझते हो, टॉप की 20 कंट्रीज, है ना, टॉप की 20 कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली वेल्दी हैं। तो आप 5 तो यही याद हो गया, ब्राजील, इंडिया, है ना, आपका चाइना, उसके अलावा 5 क्या, इंडोनेशिया भी है, इजिप्ट भी है ना, हाँ एलिमिनेट वगैरह, हाँ एलिमिनेट। वैसे ठीक है, ट्रिक अगर वैसे फॉर्मेशन तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप ऐसे समझो मेजर जो कंट्रीज हैं उसमें, है ना, जैसे उसमें आपका G20 में कनाडा हो जाएगा, आपका यूएसए तो है ही, यूरोपियन कंट्रीज में आपका फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, ठीक है। इधर आप एशिया में आ जाओ, एशिया में आपका चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, है ना, उधर मैक्सिको भी है, ठीक है। इस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज में देख लो, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो मेजर मुझे लग रहा है कि पूरा 20 तो नहीं याद रखना, क्योंकि एलिमिनेशन में आप जो आता है ना ऑप्शन, 4 ऑप्शन, उसमें अगर जो कंट्री आपको याद है 5, 7, 10 तो उससे एलिमिनेट कर लोगे इजिली, है ना, उससे एलिमिनेट आप कर लोगे। उसमें वैसा 3-4 दिखेगा जो कि आपको पता कि ये तो है ही, है ना। तो आप बोलो कि टोटल 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन, फिर पूछेंगे कौन कौन से है, टोटल 20 को बताओ। तो बोलना टोटल 20 तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो मेजर जो है वो मैं बता सकता हूँ 5-10, तो एटलीस्ट 5-10 याद कर लो वो चीज़। और इन फ्यूचर कुछ ट्रिक वगैरह होगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं कभी नीड ही नहीं पड़ा कि 20 कहीं लिखना हो, या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी आपको 20 याद करने की नीड ही नहीं है ना। अगर मुश्किल से 10 वगैरह भी कर लेते हो तो वहाँ से एलिमिनेट करके कर लोगे, और 10 तो कर ही लोगे आराम से। 5 तो 6 तो यहीं पे देख लिया आपने, 7-8 इसमें G7 वाला सारा हो गया, ये भी ध्यान रख लो। G7 सारा हो गया, ब्रिक्स में जो 5 हैं वो सारे हो गए, तो कितना हो गए,
7 5 12 तो हो ही गया। तो बस कितना अच्छा इन्होंने बता दिया, तो हो गया 12 घंटे आपने याद कर लिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और 12 आपने याद कर लिया, एलिमिनेशन इजीली यूज कर लोगे, उससे ज़्यादा नीड ही नहीं है आपको ये चीज़। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट यूएसए होने वाला है G20 का, है ना, लेगा बदला। अच्छा करना, अब देखो अब तो नहीं कर सकते ना एक्चुअली। देखिए हर कंट्री को मेन क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। हर चीज से ऊपर क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट। और सेल्फ इंटरेस्ट में क्या, इकोनॉमी, ठीक है। अब इंडिया चाह कर भी यूएसए के साथ बैर नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है इंडिया का यूएसए के साथ होता है। हाँ 190 190 कहाँ से हो गया? अच्छा इंडिया का यूएसए के साथ नहीं, अभी तो 20% अभी जो टैरिफ पे टैरिफ कर रहा है 20% तो ऐसे ही डिक्रीज हो गया वो, नहीं करीब अप्रॉक्स 135 के अप्रॉक्स था। तो इंडिया और चाइना और यूएसए के बीच में बहुत गैप नहीं है, एक बार एकदम पॉइंट का गैप था, पॉइंट मतलब लगभग सेम ही था, कुछ बिलियन का उसमें गैप था, बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप नहीं है चाइना और आपका यूएसए में। जो इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ यूएसए के साथ बहुत ह्यूज गैप नहीं है, नहीं 190 नहीं है, 190 नहीं हुआ कभी भी। आप देखिए अभी सर्च कीजिए, 190 हुआ ही नहीं है कभी, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, 130 135 के अप्रॉक्स हुआ होगा। तो अभी इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करता है? अब यूएसए के साथ क्या हो रहा है, यूएसए के साथ जो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है 20% करीब डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। इन फ्यूचर 50% आपका इफेक्ट होगा, मतलब एनुअली आपका समझो इंडिया का जीडीपी 0.8% रिड्यूज होगा, 0.8 से 1% करीब जीडीपी रिड्यूज होगा इंडिया का, है ना। और अभी इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है करीब करीब अपना टोटल एक्सपोर्ट का 20% जो एक्सपोर्ट करता है यूएसए के साथ करता है ना। इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट करता है पूरे कंट्री के साथ, उसमें 20% जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो किसके साथ करता है, यूएसए के साथ, है ना। और टोटल जीडीपी आपका 2%, टोटल जीडीपी का 2%, मतलब समझ लो कि यूएसए इंडिया कितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं। और पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि यूएसए के साथ मेरा ट्रेड सरप्लस है ना, हम ज़्यादा ट्रेड तो कर ही रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम ट्रेड सरप्लस हैं, जो कि चाइना के साथ नहीं है। चाइना के साथ हम ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कितना 212 कहाँ से हो गया? हाँ टोटल कब की आप बात कर रहे हैं? अभी कितना है, अभी कितना है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया का जो ट्रेड है, मैं आपको बता रहा हूँ यूएसए के साथ। डेटा कहाँ पे है? बस 1 मिनट रुक जाएगा आप लोग। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 यूएसए एक्सपोर्ट, यूएसए के साथ एक्सपोर्ट किया था $86.5 बिलियन और इंपोर्ट किया था 45.7, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर आपका 25 का है, आपने बोला 24 का, इतना गैप कैसे हो जाएगा आप खुद ही वो बताओ। ये टोटल कितना हुआ फाइनेंशियल ईयर 2025 में? इंडिया एक्सपोर्ट किया था यूएसए के साथ, कितना किया था? $86.5 बिलियन, और इंपोर्ट कितना किया था? 45.7, ठीक है। आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में दिखा रहा है जो बायलेटरल गुड्स ट्रेड विद यूएस वाज अराउंड 119। तो आप बोल रहे हैं कि ये इसमें सिर्फ गुड्स का है, तो गुड्स सर्विस आप दोनों मिलाकर इसको देख रहे हैं ना ये चीज़। चलिए इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे तो इसका। लेकिन हाँ ये तो जरूर, ये तो
बिल्कुल सही बात है कि इंडिया यूएसए के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अभी चाइना के साथ जो है डिफिसिट है ना, कितना करीब अप्रॉक्स 80-100 के अप्रॉक्स डिफिसिट है ना चाइना के साथ। तो इसलिए इंडिया यूएसए के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी है ना, मतलब बैर नहीं ले सकता उससे, क्योंकि जो भी अभी जो चल रहे हैं इंडिया यूएसए के बीच में जो टैरिफ वगैरह वाला या फिर जो ट्रेड डील है ना, उसमें एक बैलेंस डील करने की बात की जा रही है, जिससे इंडिया को भी जो मार्केट है वो भी डिस्टॉर्टेड ना हो, है ना, और यूएसए का भी जो कंसर्न है वो भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, फिर आज का क्वेश्चन ये लोग आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा इसका, ठीक है, आंसर लिखिएगा और सबमिट कीजिएगा। लास्ट जो आपका यूएसए वाला थोड़ा सा वो देख लेंगे, जो छूटा हुआ था, ठीक है, उसी में वो कवर कर लेंगे। ठीक है, आपका जो ट्रेड वाला टोटल वैल्यू है उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए ठीक है, फिर ओके, थैंक यू। क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिया, चलिए फिर। हाँ, मैं बिल्कुल उसको रिटर्न लाऊंगा। अभी लगभग चेक हो गई है ना, लगभग चेक हो गई है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में मैं लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।